नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी अब 2-3 दिन बाद है, उसको लेके हमने कई सारे विषयों का रिवीजन श्रृंखला शुरू की है, जिसमें हम जो बेसिक कोर फैक्ट्स हैं, जहां से सवाल बनते ही हैं किसी भी विषय में, उन विषयों को कर रहे हैं। आप अगर ये 4-5-6 क्लासेस जितनी भी होंगी इनको देख जाते हैं तो निसंदेह रूप से आप 50, 60, 70 प्रश्न करने में एकदम सहज होंगे, है ना। शेष आपने जो अपनी पढ़ाई की है, अपनी जो आपने एक्स्ट्रा नॉलेज ली है ना, कुछ एलिमिनेशन, कुछ दुनिया भर की, इन सब चीजों से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपने 2-3 वीडियो और नहीं देखे, मैं फिर कह रहा हूं 11 तारीख वाला स्लॉट खाली रखना। बहुत सारे लोग आप में से सफर में होंगे, 2x की स्पीड पे लगा के कान में मास्टर की बात सुनते रहना। पेपर में तुम्हें खुद कुलबुलाएंगे, तुम्हारे कान पेपर में खुद कान में से आवाज आएगी, है ना। बगल में खड़ा होता है मास्टर की, देख बेटा ये सही है। खैर चलो, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो एनवायरमेंट इकोलॉजी, इसका भी अच्छा वेटेज है, 5-7 सवाल पेपर में आते ही हैं। छोटी सी चीज है, विद इन 2 आवर, 2 घंटे से भी कम में हम पूरी एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ लेंगे, जो उसके महत्वपूर्ण एरिया हैं जहां से सवाल बनते ही हैं। मैं आपको बताऊंगा यहां से सवाल, फॉर एग्जाम्पल एसडीजी है, फॉर एग्जाम्पल जो कुछ योजनाएं हैं, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वहां से सवाल आते ही हैं। खैर, तो शुरुआत करते हैं। इस क्लास का हमने नाम दिया है, अब तक हमने 3 विषय, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और पॉलिटी कंप्लीट कर ली है। इस क्लास का नाम है अमोघ अस्त्र, मतलब परीक्षा में यहां से प्रश्न आपको अमोघ ही रहेगा, इसको कोई भेद नहीं पाएगा। अमोघ अस्त्र, जिस दिन पेपर दे के आओगे स्क्रीनशॉट छाप देंगे आपके लिए कि ये मास्टर ने पढ़ाया था। खैर, सामान्य हम करते नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट का चलन है तो किया जाएगा। मैराथन क्लास है, 12 अक्टूबर टारगेट है, और फैक्ट्स याद होने की तो गारंटी इस क्लास में है ही। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी, एनवायरमेंट और इकोलॉजी। तो सबसे पहले आपको यह समझते आना चाहिए पारिस्थितिकी है क्या। तो पारिस्थितिकी बेसिकली बायोलॉजी, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदायों, उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। व्हाट इज इकोलॉजी, व्हाट इज पारिस्थितिकी। तो बायोलॉजी की वो शाखा है बेसिकली जिसमें जीव और उनके जो पर्यावरण है उसके आपस में अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अर्नेस्ट हैकेल साहब ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया ओंकियोलॉजी के नाम से। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया। ये टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है, याद कैसे रखोगे, याद कराने की तो गारंटी है। याद कैसे रखोगे, पारिस्थितिकी तंत्र है ना, यहां सिस्टम है ना, तंत्र है तो तंत्र टांसले, तंत्र टांसले, तासे तंत्र तासे टांसले, एजी टांसले, क्योंकि कंफ्यूजन होता है। और अर्नेस्ट हैकेल पारिस्थितिकी, तो तुम पारिस्थितिकी एक बार में बोलते पे बहुत सारे लोगों को जीव अटकती है, पारिस्थितिकी है ना, बड़ा सा शब्द है पारिस्थितिकी, तो हकला रहे हो अर्नेस्ट हैकेल, और तंत्र अगर उसमें जुड़ जाएगा तो जे हो जाएंगे आपके एजी टांसले। तो टांसले मतलब तंत्र, और हकला रहे हो तंत्र, पारिस्थितिकी बोलते पे तो वो अर्नेस्ट हैकेल। ये दोनों याद रखना, पूछे जाते हैं टर्मिनोलॉजी किसने यूज की। फिर पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या क्या होते हैं। एक, पारिस्थितिकी हम पढ़ रहे हैं कि जीव और उसके वातावरण, इनका बेसिक में जो इंटरकनेक्शन है, जो अंतर संबंध है, उसका अध्ययन पारिस्थितिकी है। अब पारिस्थितिकी तंत्र है, कोई सिस्टम होगा तो उसके कुछ पार्ट्स होंगे। क्या क्या पार्ट होते हैं, तो एक जैविक घटक होंगे, एक अजैविक घटक होंगे। जैविक घटक क्या हो सकते हैं, तो उत्पादक है, हम इनके विषय में भी पढ़ेंगे। उपभोक्ता है और अपघटक है। उत्पादक मतलब जो सामान को उत्पादन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पेड़ पौधे हैं। उपभोक्ता जो उसको खा रहे हैं, अपघटक जो उसको निपटा रहे हैं। मतलब मोटा मोटी भाषा में जो लिविंग चीज है वो सब जैविक घटक है, जो नॉन लिविंग चीज है वो अजैविक घटक है। अब अजैविक घटक को 3 टाइप्स में बांट रहे हैं। क्या भौतिक कारक क्या है, तापमान है, वर्षा है ना, तापमान है, आर्द्रता है, प्रकाश है, स्थलाकृति है, वायुमंडलीय दाब, नॉन लिविंग आइटम, ये सब भी क्या एनवायरनमेंट पे फर्क डालते हैं। जरा बढ़ा के देख लो, तापमान चींची ना करने लगो तो बताना। तो ये सब चीजें भी एनवायरनमेंट पे फर्क डालती हैं। अकार्बनिक कारक क्या है, जल, मिट्टी, खनिज, चट्टान, वायुमंडलीय गैस। कार्बनिक कारक क्या है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बनिक कंपाउंड है, प्रोटीन है, वसा है। तो कभी इतना डीप में जाके सवाल पूछ लेगा आपसे, कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक में अलग अलग करा लेगा, है ना। तो आपको ये समझते आना चाहिए। और जैविक मतलब लिविंग बीइंग जो सब भी हैं। तो जैविक में उत्पादक होगा, पेड़ पौधे होंगे। उपभोक्ता होगा, जो खाएगा, हम हो सकते हैं, शाकाहारी लोग हो सकते हैं। और अब घटक जो सबको निपटाए वो। ठीक, चलिए
फिर जो महत्वपूर्ण बात है इसमें वो क्या है, अब देखो इन्होंने सबको दिया है, उत्पादक क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं, अपघटक क्या होते हैं। तो देखो इसको समझते चलो, वो जैविक घटकों को 3 पार्ट्स में बेसिकली हमने डिवाइड किया है। उत्पादक क्या होते हैं, इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे जो फर्स्ट प्राइमरी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो उत्पादक है। हरे पेड़ पौधे, कुछ खास जीवाणु, बैक्टीरिया, शैवाल आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। तो कौन आएगा, जो डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बना रहा हो वो क्या है, उत्पादक है ना, उत्पादक है। फिर उपभोक्ता, जो उसका उपभोग करेंगे, तो उपभोक्ता 3 टाइप के हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता में कौन होगा, जो चरने वाले पशु हैं, घास उगी उन्होंने चर के निपटा दी, मतलब जो प्राइमरी उत्पादन था उसको उन्होंने उसको निपटा दिया। चरने वाले पशु बकरी, खरगोश, ऊंट, टिड्डा, ये सब। सेकेंडरी उत्पादक उपभोक्ता कौन है, सेकेंडरी जो उपभोक्ता है वो है शाक भक्षी, जो सब्जी खा रहे हैं या अन्य प्राणियों पर निर्भर जैसे सांप, भेड़िया आदि, ये क्या है, द्वितीय उपभोक्ता हैं। या तो वो सीधे सब्जी खा रहे हैं, पका के बढ़िया एकदम सब्जी खा रहे हैं, घास खा ली, प्राइमरी उपभोक्ता। सब्जी इनका वो फल आ गया, वो सब्जी खा ली, सेकेंडरी उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता क्या है, जो प्राथमिक द्वितीयक उपभोक्ताओं को भी निपटा लेते हैं, जैसे बाज है, शेर है, बाघ है, ये सब। मतलब उपभोक्ताओं में भी प्राइमरी में क्या आएगा, शुद्ध शाकाहारी, सेकेंडरी में क्या आएगा, शाकाहारी थोड़ा बहुत, और जो फल वल जो निपटा लेता हो, अन्य प्राणियों पर निर्भर हो, जैसे गैया से हम दूध ले रहे हैं, सेकेंडरी है। टर्शरी उपभोक्ता में क्या आएगा, मांसाहारी जो लोग हैं सामान्यतः, जो कुछ भी खा लें, ले आओ बस सब निपट जाएगा। अपघटक क्या है, तो अपघटक एक नई कैटेगरी है जो क्या करेगी, इसमें मुख्यतः बैक्टीरिया आएंगे, है ना, बैक्टीरिया आएंगे और कवक आते हैं। बैक्टीरिया, कवक जो पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों को अपरत पर निर्भर होते हैं। कोई भी कार्बनिक पदार्थ है, मान लो पेड़ है, आदमी है, निपट गया, अब उसके निपटने के बाद उसके सड़े गले को जो खाएंगे, जो सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ है उसको जो खात्मा करेंगे वो क्या है, डिकम्पोजर हैं, अपघटक हैं। तो ये 3 प्रकार की चीजें हैं। एक नियम आता है 10% का नियम, आपसे ये पूछा जाता है 10% का नियम किसने दिया। 10% का नियम दिया आपका एजी टॉन्सले साहब, लिंडमैन साहब ने। तो वर्ष 1942 में लिंडमैन ने प्रतिपादित किया 10% का नियम। लिंडमैन एक साइंटिस्ट हैं, वो इसको प्रतिपादित कर रहे हैं। और इनका कहना क्या है कि एक स्तर से दूसरे स्तर में जब एनर्जी जाती है ना, एक स्तर से दूसरे स्तर में जब एनर्जी जाती है ना, तो भाई साहब केवल 10% जाती है। शाकाहारी जंतु अपने उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% ही अपने में सिंचित रख पाते हैं। मतलब तुमने 10 किलो गाजर खाई तो तुम्हारे पास जो एनर्जी रहेगी वो 1 किलो रहेगी। 10 किलो गाजर खाई, तुम्हारे पास जो एनर्जी रहेगी कितनी रहेगी सर, 1 किलो रहेगी, मात्र 1 किलो आपके पास एनर्जी रहेगी। इसका मतलब ये है। फिर इसके बाद मांसाहारी जंतु शाकाहारी जंतु का भक्षण, शाकाहारी की 10% ऊर्जा संरक्षित होती है। अब तुम खाके हो गए 10 किलो के, उसने तुम्हें खाया तो उसके पास 1 ही किलो मसाला बचेगा। कितना बचेगा, 1 ही किलो मिलेगा। मतलब एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाने में सिर्फ 10% ऊर्जा पहुंचती है। खाद्य कड़ी में प्रत्येक स्तर पर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक पर उपभोक्ता द्वारा केवल 10% संचित ऊर्जा का ही अपने शरीर में भार में रूपांतरण होता है, क्योंकि एनर्जी ही ट्रांसफॉर्म होगी अदर फेजेस में। तो याद रखना लिंडमैन का नियम एनर्जी की बात कर रहा है, और कितनी एनर्जी एक स्तर से दूसरे स्तर में जाएगी, तो सर 10% एनर्जी एक स्तर से दूसरे स्तर में जाएगी। ठीक है, ये पूछा जाता है किसने दिया वगैरह वगैरह। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव केवल एक दिशीय होता है, मतलब ऊर्जा केवल एक डायरेक्शन में जाती है ना। ऊर्जा का प्रभाव अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। अजैविक जो है टेम्परेचर है, सन है, इनसे ऊर्जा मिलेगी और जैविक की तरफ जाएगी, उनमें संचित हो जाएगी मास के फॉर्मेट में। फिर कुछ पिरामिड होते हैं, पारिस्थितिकीय पिरामिड, है ना। तो पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार, याद रखना जीव भार है, बायोमास है, को रेखा चित्र निरूपण को जीव भार का पिरामिड कहते हैं, है ना, जीव भार का पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होगा। पिरामिड का मतलब क्या है कि नीचे एनर्जी ज्यादा होगी, और क्योंकि लिंडमैन का नियम कह रहा है कि एनर्जी ऊपर जाते जाते घटेगी, तो मतलब यहां एनर्जी ज्यादा है, इनमें एनर्जी थोड़ी
थोड़ी कम जाएगी, यहां एनर्जी और कम, टॉप पे एनर्जी बिल्कुल कम। तो ऊर्जा का पिरामिड क्या होगा? ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होगा, ये कह रहे हैं। ये कॉमन सेंस का सवाल होता है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैसे तालाब, जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। क्यों? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे नीचे उत्पादक क्या हैं? शैवाल हैं। उनको कौन खा रही है? मछली या कोई और कीड़ा, उसको कौन खा रहा है? मछली। तो इसमें जो जीव भार का पिरामिड होगा, जीव भार कहा जाता है बायोमास, जब उसका आप जिसके अंदर जो पानी इत्यादि है उसको सोख के जो बाद में मास बच रहा है वो, तो शैवाल वेवाल में से पानी सोख लोगे कुछ बचेगा ही नहीं। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है, इस बात को आप दिमाग में रखोगे, यह सवाल बड़ा कंफ्यूज करता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। अब अपन आ जाते हैं फूड चेन, दैट इज खाद्य श्रृंखला। ये क्या होती है? इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? फूड चेन कहलाता है, खाद्य श्रृंखला कहलाता है। उदाहरण, घास उगी, घास को कौन किस में, घास की एनर्जी किस में जाएगी? टिड्डी में जाएगी, टिड्डा या टिड्डी में 10% एनर्जी जाएगी। टिड्डे को कौन निपटा लेगा? मेढक, उसमें एनर्जी चली जाएगी। मेढक को कौन भींच लेता है? सांप, सांप को कौन निपटा देता है? बाज। तो इस प्रकार से घास, टिड्डा, ये सब ये फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला है, किसको कौन खाएगा, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखोगे। खाद्य श्रृंखला भी आपसे कभी कभी पूछी जाती है। तो घास है, घास को शाकाहारी खाएगा, शाकाहारी को मांसाहारी, फिर उस हिसाब से चीजें चलती हैं। फिर अब जो प्रवाल भित्ति परितंत्र है या इसको समुद्री परितंत्र कहें, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। ये क्या है? प्रवाल एक चूना प्रधान मतलब कैल्शियम कार्बोनेट सागरीय जीव है जिसके अवशेषों से क्रमशः स्तरीकरण से प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। आपको पता है जो आपका लक्षद्वीप है वो प्रवाल भित्तियों पे ही बना होता है। तो बेसिकली आपसे पूछा जाता है प्रवाल किसके होते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, ये आपको दिया है। प्रवाल मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय सागरों, और उष्ण कटिबंध कह रहा है तो मतलब ये आपकी पृथ्वी है, कर्क रेखा से लेके मकर रेखा तक, मतलब 23.5 उत्तरी से 23.5 दक्षिणी, या सामान्य इसको भाषा के लिए लिख देते हैं 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो है प्रवाल मुख्यतः पाए जाते हैं। उसके बाद प्रवाल बहुत कम मिलते हैं समुद्र में। ठीक, चलो, इनके जीवित रहने के लिए 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। अब प्रवाल से बढ़िया सवाल बनेगा, आपसे कहेगा प्रवाल कहां पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाए जा रहे हैं 30 डिग्री में, और जब इनके बीच में पाए जा रहे हैं तो टेम्परेचर उनका कितना होगा? नॉर्मल 18 से 25। इसीलिए 18 से 25 से जैसे ही कमती या बढ़ती होता है प्रवाल निपटना शुरू कर देते हैं। तो जो हायर लैटिट्यूड है उनमें क्या होगा? हायर लैटिट्यूड्स में टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो प्रवाल ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, और ये कहां पड़ती है? ये पड़ती है ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड, पूर्वी तरफ, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तरफ। भारत में प्रवाल भित्ति कहां कहां है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, कच्छ की खाड़ी में है, मन्नार की खाड़ी में है, और लक्षद्वीप। ये याद रखना, इसमें कई बार खंबात की खाड़ी जोड़ के आपसे कंफ्यूज करेगा, तो आप याद रखना अंडमान निकोबार में है, लक्षद्वीप में, इन दोनों में है। फिर कच्छ की खाड़ी, यहां कच्छ की खाड़ी लिख के खंबात की खाड़ी लिख देता है। कच्छ कौन सा? गुजरात वाला एरिया, यहां कच्छ की खाड़ी में है, और नीचे मन्नार की खाड़ी में है। तो याद रखना, मैप पे लोकेट करो, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मन्नार, और यहां कहां? कच्छ की खाड़ी, दलदल वाले एरिया में। खंबात की खाड़ी से कंफ्यूज करेगा, तुम गड़बड़ कराओगे सवाल, इसलिए बता रहा हूं, पूछा गया है 2 बार क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं, है ना। अगला क्या है? अब देखो, जो इसके बाद महत्वपूर्ण है वो है जैव विविधता और उसका संरक्षण, बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो बायोडायवर्सिटी क्या है? मतलब एक इतने बड़े क्षेत्र में कितने ज्यादा जीव जंतु, कितने ज्यादा प्रजातियां, कितनी ज्यादा चीजें हो सकती हैं, दैट इज बायोडायवर्सिटी। ठीक है, भंडारे में जाओ, भंडारे में बायोडायवर्सिटी ज्यादा होती है, सब प्रकार का आदमी वहां होता है ना भंडारे में। तो क्या है? डाइवर्सिटी। बढ़िया लाला जी की शादी में जाओ, खाने की डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। इसी प्रकार से आप जंगल इत्यादि में जाओ तो वहां बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगी। बायोडायवर्सिटी क्यों आवश्यक है? बायोडायवर्सिटी इसलिए आवश्यक है ताकि इस पारितंत्र का, इस इकोसिस्टम का जो अर्थ है उसका सुचारू संचालन हो सके। हर चीज एक दूसरे पर निर्भरता के साथ उत्पन्न हुई है। तो जैव विविधता किसी प्राकृतिक प्रदेश में
किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली तथा पालतू दोनों शामिल हैं जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। मतलब किसी एरिया विशेष में जितने ज्यादा जंतु पाए जाएंगे, चाहे वो पालतू हो चाहे नॉन पालतू हो, जंगली हो कैसे भी हो, जितने ज्यादा पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े ये सब पाए जाएंगे उतनी ही उस चीज की ज्यादा बायोडायवर्सिटी होगी। ठीक। 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन, तो आपसे पूछा जाता है पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरियो को जैव विविधता शब्द को पहली बार परिभाषित किया गया। तो बायोडायवर्सिटी शब्द कहां से आया? रियो डी जेनेरियो। बोले रहने दो बायोडायवर्सिटी, बोले हमारे यहां तो इतनी डायवर्सिटी है हमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, तो रहने दियो। रियो डी जेनेरियो बायोडायवर्सिटी शब्द पहली बार 1992 में आया। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, अब देखो बायोडायवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन कर रहा है? वाल्टर जी रोजेन द्वारा 1985 में किया गया। याद करो, सवाल बनेगा यहां से। पारिस्थितिकी शब्द तुम बोलने में हकला रहे थे ना, तो अर्नेस्ट हैकेल। और पारिस्थितिकी तंत्र तो मास्टर ने बताया, तंत्र से टांसले, एजी टांसले। अब आ गया बायोडायवर्सिटी जैव विविधता, तो तुम इसको जैव विविधता याद ही मत करो, तुम याद करो बायोडायवर्सिटी, और यहां है बाल्टर, बायोडायवर्सिटी बाल्टर। तो तुम याद रखना बाल्टी की जैव विविधता की बात कर रहा था। बाल्टर मतलब बाल्टी की जैव विविधता की बात कर रहा था। तो बायोडायवर्सिटी आप याद रखोगे तो बा से बाल्टेयर जी रोजेन। बोले बाल्टी की तो हम जैव विविधता रोज देखें, घर में टंकी से पानी भर के नहाते ही है सर। ना जी सर, हम तो छावल से नहाते हैं। भाई टंकी से पानी भर के कभी तो नहाए होगे, बाल्टी में पानी भर के। तो बस इतनी याद रखना, जैव विविधता काय की देख रहा है? बाल्टी की देख रहा है। तुम्हें कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ मत करो। पेपर में जाओगे जैव विविधता आएगा तो तुम्हें ध्यान आएगा, मास्टर ने बताया था। आनंद आ जाए तो लाइक कर दिया करो यार, कमेंट कर दिया करो हैं। चलो थोड़ा सा जो YouTube का एल्गोरिथम होता है ना, वो आप हमारी वीडियो को थोड़ा मानता है कि हाँ भाई बच्चे लाइक वाइक कर रहे हैं तो महत्वपूर्ण है, ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। अब जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन करना आवश्यक है। कैसे होगा जी? टप्पर बना दे हो जाएगा ना, करना पड़ेगा। तो दो तरीके से हो सकता है जैव विविधता का संरक्षण, एक इन सीटू मतलब और एक एक्स सीटू मतलब स्वस्थाने और बहिर्स्थाने। स्वस्थाने इन सीटू होगा तो क्या होगा? जहां पे जो आइटम है वो वहीं पे उसको कंजर्वेट कर दिया जाए, उसका वहीं पे कंजर्वेशन कर दिया जाए। और इन सीटू वहां से ले आओ और कहीं बढ़िया सी जगह उसको लाके संरक्षित कर दो। फॉर एग्जाम्पल थारे मोहल्ले गली मोहल्ले में एक आध अब शब्द भी वो ऐसा है ना, ऐसा लगता है कि क्या आप शब्द यूज कर रहे हो, बिच बोल लेता हूं। अच्छा चलो ठीक है, एक आध फीमेल कुत्ता तो होगा, कुतिया होगी, है ना। जब वो बच्चे देती है तो सामान्यतया जो गली मोहल्ले वाले होते हैं या तो उसके लिए वहीं पे घर बना देते हैं जहां वो सामान्यतया रहती है, घास फूस डाल दोगे, वो क्या हो गया? वो हो गया इन सीटू, जहां वो रह रही थी स्वस्थाने हो गया, स्वस्थाने संरक्षण हो गया। जहां वो रह रही थी वहीं उसका घर बना दिया। मान लो जहां वो रह रही थी वहां बच्चे पनपने की दशा ही नहीं थी, तो तुम बालक उठा लाए उसके और तुमने दूसरी जगह उसका घर बना दिया, रह दिया। दैट इज क्या होगा? बहिर्स्थाने। मेन जगह से तुम उठा लाए उसको और बहिर्स्थाने उसका कहीं और कंजर्वेशन कर दिया। स्वस्थाने जहां पे है वहीं पे, बहिर्स्थाने दूसरी जगह। ठीक, तो दो प्रकार का कंजर्वेशन होगा। अब देखो जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, तो क्या नेशनल पार्क कहीं और उठा के बना देते हो क्या? मास्टर कैसी बातें कर रहे हो, वहीं बनते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य जहां जगह होती है, जहां अभ्यारण्य होता है वहीं जैव मंडल, सागर, पवित्र उपवन, झीलें, समुद्री क्षेत्र संरक्षण, ये सब। अब एक्सिटू संरक्षण क्या होगा? बहिर्स्थानीय संरक्षण क्या हो गया? चिड़ियाघर में सबको बंद कर दिया, है ना। तो चिड़ियाघर तुमने जैसे राष्ट्रपति भवन में जंतु वो देखा है, उद्यान देखे हैं, तो जंतु उद्यान ऐसे ही हो सकते हैं। जंतुओं को एक जगह लाके, वृक्षों का उद्यान हो सकता है, वनस्पति उद्यान हो सकता है, या फिर मान लो तुम्हें लग रहा है कि ये तो प्रजाति बिल्कुल खात्मे की कगार पे है, तुमने उसका जीन निकाल लिया और उसको संरक्षित कर दिया, उस स्थिति को बोलते हैं जीन बैंक। ऐसे ही कुछ पौधे आपको पता चला कि ये तो चचा कल को बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, तो आपने उनके सीड को, उनके बीज को कुछ परिस्थितियों में संरक्षित कर दिया, बीज बैंक। निम्न तापीय संरक्षण, लो टेम्परेचर पे आपने किसी चीज को कंजर्व कर दिया, फ्रीज करता है, लो टेम्परेचर पे कंजर्व करता है, और लो टेम्परेचर पे और चीजें कंजर्व हो जाती हैं।
तो इस प्रकार ये क्या हो गया, बहिर्स्थानीय संरक्षण, और एक हो गया अंतःस्थानीय संरक्षण या स्वस्थानीय। तो इस प्रकार की चीजें आपसे पूछी जाती हैं, कौन स्वस्थानीय कौन बहिर्स्थानीय। मास्टर ने जो कुतिया वाला तुम्हें एग्जाम्पल दिया है उससे कतई आनंद आ गया होगा, कतई बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, है ना। चलो अब हम देखते हैं प्रमुख पर्यावरणीय अधिनियम, मतलब मोस्ट फेवरेट, और मैं ऐसा कहूं कि आउट क्वेश्चन है। कैसा आउट क्वेश्चन है, मास्टर पेपर लीक करा रहा है, ये करा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, यहां से सवाल आएगा, है ना, कहीं तुम कर दो। चलो भारतीय वन अधिनियम सबसे पहले आया 1927 में, ये नहीं पूछा जाता है। पूछा क्या जाएगा, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब आया, 1972, है ना। तो वन्य जीवों की सुरक्षा करवा रहे हैं। बोले वन्य जीवों की सुरक्षा भाई साहब और बहना जी आपको भी करनी पड़ेगी, तो तुम हमारा क्या करो, साथ दो। क्या करो, वन्य जीवों की सुरक्षा में, किसकी, जानवरों की सुरक्षा में, वन्य जीवों की सुरक्षा में हमारा साथ दो, मतलब 72, साथ दो, 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। बताओ आनंद आ रहा है कि नहीं। फिर वन संरक्षण अधिनियम, अब बोले वन्य जीव तो संरक्षित कर लिए, अब बोले वन भी तो संरक्षित करने पड़ेंगे, वन संरक्षित ना हो रहे थे, वन्य जीव भागे जा रहे थे होते, तो क्या कहा है, अब 80, है ना। बोले अब 80, बोले 80 मतलब अब हम क्या करेंगे, वन संरक्षित करेंगे। पहले हमारा साथ दो, किसके लिए, साथ दो 72, किसके लिए, जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए, वन्य जीव संरक्षण। बोले 80 मतलब अब हम क्या करेंगे, वनों को भी संरक्षित करेंगे। तो 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आ गया। पेपर में सवाल आता है ना, बुद्धि घूम जाती है कि क्या है, इधर उधर की शक्लें देखते हो। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, और बोले जब वन अपने आप संरक्षित हो जाएंगे तो बताओ बादू वायु प्रदूषण नियंत्रित होगा कि ना। सर बिल्कुल होगा। 1981 अगले साल ही लगी, अरे भाई साहब वायु प्रदूषण तो कतई खत्म हो लिया। बोले क्यों, बोले हमने वन्य जीव संरक्षित करे, हमारा साथ दो, हमसे साथ दिलवाया। और बोले 80 मतलब 80 मतलब हमने 80 हमने क्या करा, वन भी संरक्षित करे। अगली साल पर्यावरण जो वातावरण था, वायु प्रदूषण था, वो अपने आप समाप्त हो गया, वायु प्रदूषण का निवारण हो गया। अगली साल 1981 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, आप सबको पता है, थोक के भाव, ये सवाल पूछा गया है, 2 रुपए किलो वाला सवाल है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। जैव विविधता अधिनियम, तो उन्होंने क्या कहा, बोले दिखाओ जरा विविधता कहां है, बोले ये रहा 2, फिर 00, बोले 2, बोले इसमें तो कोई विविधता है ही नहीं, दोनों 2 है, दोनों 00 है, विविधता नहीं है। तो जैव विविधता अधिनियम याद रहेगा 2002, इनसे सवाल पूछे जाते हैं इन 5 से। भारतीय वन अधिनियम को छोड़ सकते हो, 1927 याद कर लो, बहुत अच्छी बात है। वन्य जीवों की सुरक्षा हमारा साथ दो। 80 क्या करेंगे, वन का संरक्षण करेंगे, वन संरक्षण हो जाएगा तो वायु प्रदूषण अपने आप निवारण हो जाएगा। पर्यावरण की सुरक्षा 86, जैव विविधता 2002। एक और पूछा जाता है जल प्रदूषण अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम करके है, वो 1974 1974 में है, उसको भी याद रखोगे। इनसे एक सवाल पेपर में आएगा ही, यहां से भी एक सवाल, इस स्लाइड से 2 सवाल आपको पेपर में गारंटेड मिलेंगे। इसमें अपन को सब याद नहीं करने हैं, इसमें अपन को सब याद नहीं करने हैं। कौन कौन से करने हैं देखो, कस्तूरी मृग परियोजना 1970, तो कस्तूरी मृग अगर तुम्हें मिल जाएगा तो तुम सतर हो जाओगे, भाई साहब कस्तूरी मृग है ना, इसकी कस्तूरी चुरानी, एकदम सतर हो जाओगे। सतर मतलब एकदम अटेंशन हो जाना। तो कस्तूरी मृग 1970। गेंडा परियोजना 8-7 गेंडे, है ना, तो बार बार बोलो मेरे साथ, 5-7 बार बोलो, 8-7 गेंडे। कितने गेंडे लेके आने हैं, 8-7 गेंडे लेके आने, कितने, 8-7 गेंडे लेके आने हैं। 1987 हंगुल छोड़ दो, प्रोजेक्ट टाइगर, थोक के भाव पूछा गया है। टाइगर और 73 सेम साउंड कर रहा है, टाइगर और 73 सेम साउंड कर रहा है। यस सर। सर ऐसे तो हम कभी सोचते ही नहीं है, देखो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। टाइगर 73, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लेके आया गया, खूब पूछा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट एलिफेंट, अब टाइगर ले आए तो हाथी भी आएगा, हाथी मेरे साथी 1992, ठीक है 1992। बोले तुम क्यों घबरा रहे हो, तो हाथी और टाइगर सन तो याद रहते हैं, कंफ्यूजन होता है कौन कब, आपको भी होता है, मुझे भी होता है। खैर, तो टाइगर मैंने याद कर रखा है, टाइगर 73 सेम साउंड देंगे, हाथी 92 अपने आप हो जाएगा। फिर हाथी मेरे साथी अभियान तो 11, तो किसी को 11, एक और एक 11, एक और एक का साथ मिलता है तभी 11 होते हैं, और यहां भी हाथी मेरे साथी, तो जैसे एक और एक का साथ मिलकर 11 हो रहे हैं, वैसे ही हाथी मेरे साथी भी
11 हो रहे हैं। लाल पांडा 1996 है ना, लाल पांडा। हिम तेंदुआ 2009। कस्तूरी मृग अभी देख के आए ना, कस्तूरी मृग मिलेगा तो तुम 70 हो जाओगे, 1970। फिर हिम तेंदुआ को करना चाहो कर लेना, नो। बोले हिम तेंदुआ, बोले मास्टर ने मना करी थी, नो। हिम तेंदुआ संरक्षण नो, तो हिम तेंदुआ का 2009। गिद्ध संरक्षण जरूर याद रख लेना 2006। इसको कैसे याद रखोगे? गिद्ध क्या है? गिद्ध भी एक प्रकार का घटक है, निपटाता रहता है चीजों को। क्या करता है? क्षय कर देता है, निपटा देता है उनको। क्षय मतलब खत्म कर देना। और गिद्ध भी क्या हो रहे हैं? क्षय होते जा रहे हैं, कमती होते जा रहे हैं। तो गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट कब आया? 2006। समुद्री कछुआ नहीं पूछ रहा, 1999। गंगा डॉल्फिन मगरमच्छ संरक्षण तो 74। 7-4 है ना। मगरमच्छ का संरक्षण सबसे पहले कर लिया 1974 में। तो ये सब याद कर लेना। कस्तूरी मिली तो तुम 70 हो गए, 1970। गेंडा 8-7 गेंडे ले आओ। प्रोजेक्ट टाइगर, तो टाइगर 73। हाथी 92 हो जाएगा, हाथी मेरे साथी, तो जैसे एक और एक साथी वैसे ही 2011। फिर हिम तेंदुआ तो नो, मास्टर ने कहा था नो, 2009। कस्तूरी तो तुम फिर 70 हो जाओगे। गिद्ध संरक्षण 6 हो गए गिद्ध, और मगरमच्छ संरक्षण 74। एक सवाल 2 सवाल इस स्लाइड से आपको कंफर्म मिलेंगे। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं क्या है। अब हम आ गए भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट। तो जो बायोडायवर्सिटी है, उस बायोडायवर्सिटी के ऐसे क्षेत्र जहां बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगी, बायोडायवर्सिटी मात्रा में ज्यादा होगी, वहां क्या होगा? वो क्षेत्र हॉटस्पॉट कहलाएंगे, है ना। हॉटस्पॉट जहां बायोडायवर्सिटी और ज्यादा है, वो क्षेत्र हॉटस्पॉट है। ठीक है, तो कौन कौन से क्षेत्र हॉटस्पॉट है? तो एक तो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट आप देख रहे हो। क्यों है? बारिश ज्यादा हो रही है, बारिश ज्यादा हो रही है तो एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, सदाबहार बनोगे, और सदाबहार बनोगे, बारिश ज्यादा है, ताप ज्यादा है, तो टेम्परेचर ज्यादा, बारिश ज्यादा, मतलब नए नए जीवों के पैदा होने की स्रोत हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के साथ साथ हिमालय कौन सा है? पूर्वी हिमालय क्षेत्र है, मतलब जो ये इधर वाला है ना, पूर्वी हिमालय। फिर इंडो बर्मा क्षेत्र, यहीं इसके नीचे इंडो बर्मा और सुडालैंड वाला एरिया है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है वो। तो याद रखोगे, पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय है, बर्मा बॉर्डर है, और सुडालैंड है, जो ग्रेट निकोबार वाला एरिया है वो। ठीक है, चलो फिर हम आगे देखते हैं। इसके बाद है भारत में रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन से भी पेपर में सवाल पूछा ही जाता है। रामसर कन्वेंशन क्या है? आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित जो कार्यक्रम है, दैट इज रामसर कन्वेंशन। आर्द्र भूमियां क्या होती हैं? वेटलैंड, है ना। बहुत सारी सरकार भूमियों को आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित करती है, लेकिन जो बड़ी होती है, महत्व की होती है, उनको रामसर साइट के रूप में घोषित कर दिया जाता है क्या? जहां भी कोई ऐसी दलदली भूमि होगी, इनलैंड हो सकती है, किनारों पे हो सकती है समुद्र के, वो सब वेटलैंड है, दलदली भूमि है। ठीक है, अब दलदली भूमि के संरक्षण इत्यादि के लिए रामसर में एक व्यवस्था बनी। 2 फरवरी 1971 को सब लोग रामसर, ईरान के रामसर शहर में बैठे और वहां एक कन्वेंशन किया कि हम सब इनका संरक्षण करेंगे। भारत इस व्यवस्था में 1971 की जगह 1982 में शामिल हुआ है। यह भी आपसे पूछा जाता है। देखो, रामसर कन्वेंशन, आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित प्रयास। रामसर कहां है? ईरान में अवस्थित नगर है। मुख्यालय इसका क्या है? ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में। कैसे याद रखोगे? रामसर कन्वेंशन का मुख्यालय, तो बोले रामसर मतलब आर्द्र भूमि वाला मामला है। आर्द्र भूमि वाला है तो दिन भर जब कीचड़ भरी रहेगी, पानी भरा रहेगा, तो मामला गलेगा ना, तो ग्लैंड, तो इसलिए इसका मुख्यालय कहां बना दिया? ग्लैंड में। बोले कुछ ना गलेगा। संधि कब हस्ताक्षरित हुई? 2 फरवरी 1971। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को। भारत कब इसमें शामिल हुआ? 1982। ये गलत है। वर्तमान में भारत में 91 रामसर स्थल है। कितने? 91। शायद बिहार के 2 और हो गए हैं, तो अब और बढ़ गए हैं, है ना। खैर, फिर आगे चलते हैं। प्रमुख वन्यजीव संस्थान। अब ये भी आपसे यहां से सवाल बनता है, प्रमुख संस्थान कहां कहां हैं, कौन कौन से हैं, इसको देखते हैं। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून में है। भारतीय वन विद्यालय इसका नाम है, देहरादून। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जत नगर। भाई पक्षियों पे भी शोध कर रहा लड़का, इज्जत सी बचाली मारी। क्यों? पशुओं पे दुनिया कर रही है, आदमियों पे दुनिया कर रही है, ये पक्षियों पे कर रहा है। इज्जत नगर। भारतीय वन सर्वेक्षण, खूब पूछा जाने वाला, थोक के भाव पूछा जाने वाला, देहरादून। भारतीय प्राणी विज्ञान, तो प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कहां होगा? कोलकाता में। प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कहां होगा? कोलकाता में। भारतीय वन प्रबंधन, अब वन सर्वेक्षण करोगे तो देहरादून जाना पड़ेगा। और वन का प्रबंधन कौन करते हैं? प्रबंधन तो हमारा वनों का गोपाल करते हैं। गोरी गोरी गैया क्या है? गोरे गोरे ग्वाल, है ना।
भूल रहा हूं। खैर, तो गोपाल करते हैं, गैया चराते हैं, तो उनको गैया चराने के लिए वन तो जाना चाहिए, तो वन का प्रबंधन कौन करेगा? गोपाल, मतलब भोपाल, बात याद रह जाएगी। भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता। सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र, खूब पूछा जाता है सलीम अली, तो ये कहां है? कोयंबटूर, थोड़ी दूर। सलीम अली कहां चले गए? थोड़ी दूर चले गए हमसे, कोयंबटूर, याद रखना। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, तो राष्ट्रीय पर्यावरण का जो शोध संस्थान है, टेक्नोलॉजी संस्थान है, वो कहां है? नागपुर में, महाराष्ट्र में। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून। अब देखो, भारतीय वन सर्वेक्षण भी कहां है? देहरादून में। तो वन्य जीवों पे अनुसंधान कहां होगा? देहरादून में। जबकि वन प्रबंधन कहां है? वन प्रबंधन भोपाल में है। यही कंफ्यूजिंग वाले हैं, यही आपसे पूछे जाते हैं। वन्य जीव अनुसंधान देहरादून। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, तो पर्यावरण अभियांत्रिकी या शोध संस्थान, ये दोनों कहां है? नागपुर में। वन्य जीव संस्थान देहरादून। अब देखो, कंफ्यूज मत होना, वन्य जीव संस्थान देहरादून, वन्य जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून, वन सर्वेक्षण केंद्र कहां है? देहरादून। वन प्रबंधन कौन करेगा? तो जिन्हें गैया चरानी है वनों में, वो वन प्रबंधन करेंगे, मतलब गोपाल, मतलब भोपाल। इसको याद रखोगे, ठीक। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु, पारिस्थितिकी विज्ञान बेंगलुरु। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता। तो मोटा मोटा कोलकाता, देहरादून, इन्हीं में ही है। तो सवाल आएगा तो आप करके ले जाओगे। दिल्ली विल्ली में देख लो, इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक। चलो, वन्य जीव संस्थान, आगे चलते हैं। अब भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए गए प्रमुख आंदोलन, इनसे भी आपके पेपर में सवाल बनते हैं, ठीक। चलो, सबसे पहले एक बिश्नोई आंदोलन है। बिश्नोई आंदोलन 1731, नेतृत्व अमृता बिश्नोई जी ने किया। एपिको आंदोलन है कब? 83 एपिको, है ना। पिको मतलब कुछ भी समझ लो इसको, अपिको 1983 कर्नाटक में। नर्मदा बचाओ आपसे खूब पूछा जाता है, 1989 8-9 नर्मदा बचाओ 1989, मेधा पाटकर, बाबा आमटे और अनुरति राय द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन बड़ा आंदोलन है ना, सन जरूर याद रखोगे 1989। कैसे भी याद कर लेना, जैसे मेरे तो एक निकटतम है, उनका जन्म हुआ है 1989 में, तो मैंने कर लिया है कि तुम जब आए थे ना तभी नर्मदा बचानी शुरू हुई थी, ऐसे ही तुम ध्यान रख लेना 1989, है ना। नवधान्य आंदोलन छोड़ सकते हो। जंगल बचाओ आंदोलन, ये बीपीएससी में खूब पूछा जाता है। जंगल बचाओ 1980 के दशक से प्रारंभ हुआ, बीपीएससी में खूब पूछा जाता है। मैती आंदोलन, मैती 1994 इसकी शुरुआत, कल्याण सिंह रावत, उत्तराखंड। तो ये यूपी यूके पीसीएस में खूब पूछा जाता है मैती आंदोलन, तो मैती आप याद रखोगे 1994, मैती, है ना। 1994 में, उत्तराखंड आजाद होने से, उत्तराखंड के अलग होने से पहले, ठीक है, 1994। चिपको आंदोलन कब हुआ? 7-4, बोले साथ चल। चिपको मतलब साथ चल, साथ चलेगा तभी तो चिपक चिपक के चलेगा, साथ चल, 7-4 मतलब 1974 में क्या हुआ? चिपको आंदोलन हुआ उत्तराखंड के रैणी गांव में। आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट। ये भी यूके पीसीएस में खूब पूछा जाता है सवाल, लेकिन आपको यहां से याद रखना है। कौन कौन से याद रखने हैं इनमें, ये देखो। नर्मदा बचाओ मत भूलना, 1989 में नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर, बाबा आमटे और अनुरति राय। एक जंगल बचाओ 1980 याद रखना, मैती ध्यान कर सको तो कर लेना 1994, चिपको मत भूलना। 7-4 बोले साथ चल मतलब 1974 चिपको है। बालियापाल आंदोलन भूल सकते हो, ओडिशा में है, कोई बात नहीं है। शांत घाटी केरल में है 1973। तो ये 3-4 याद रखना, इतने में ही काम हो जाएगा। बिश्नोई वाला सबसे पहले है 1731, वो राजे रजवाड़ों के समय की बात है, तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये आंदोलन ध्यान रखोगे, सवाल आएगा आपका कोई मैचिंग का, आराम से इनसे हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये एक आपके लिए सूचना, यदि आप किसी भी कारण से यदि आपने किसी भी कारण से समीक्षा अधिकारी का जो 2023 वाला पेपर जो 25 में आके हुआ, उसमें किसी कारण आपको असफलता हाथ लगी, है ना, किसी कारण आपका प्रीलिम्स नहीं हो पाया, या आपकी तैयारी का भी नया फेज चल रहा था, अभी आपने तैयारी शुरू की थी, तो अगर आप अगली वैकेंसी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, संभवतः आपने विभिन्न स्रोतों से सूचना सुनी ही होगी 2026 में वो वैकेंसी आएगी। तो यदि आप अगली वैकेंसी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से शेड्यूल्ड फॉर्म में आप तैयारी करना चाहते हैं, आप रिसोर्स ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको नोट्स मिले एज वेल एज क्लासेस मिले, तो आप डिकोड एग्जाम के इस बैच से जुड़ सकते
सकते हैं। डिकोड एग्जाम अभ्युदय बैच आपका आरओ के लिए चला रहा है। बहुत शानदार कंटेंट है, बहुत शानदार टीम है। ज्योग्राफी इसमें मेरे ही द्वारा पढ़ाई गई है, तो आप शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं, शानदार तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। हम पहले से इसमें पूरा एक शेड्यूल बना के आपको देते हैं, जिस शेड्यूल के अकॉर्डिंग यदि आप पढ़ते हो तो 6-7 महीने में आपका सिलेबस आराम से खत्म हो जाएगा। बाकी इसमें टेस्ट सीरीज, मेंस के मटेरियल, मेंस का लेक्चर, वो सब कुछ है ना। तो आप इसको एक बार एक्सप्लोर करके देखें, डिकोड एग्जाम के ऐप पे जाके देखें, वहां आप देखेंगे आपको एक एक लेक्चर हर सब्जेक्ट के लगभग डेमो के रूप में है। अब तक जब तक हम बहुत छोटे संस्थान थे, हमने 50 के आसपास सिलेक्शन दिए हैं। अब इस साल तो हम इसी बैच से मुझे लगता है 100+ सिलेक्शन डिकोड एग्जाम कम से कम देगा। आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इन 2 नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अभ्युदय बैच लिखकर भेज देंगे सिर्फ, तो आपको पूरी डिटेल आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ठीक, चलिए बिना रुकावट के अपन चलते हैं आगे। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व मतलब जैव संरक्षण क्षेत्र कितने हैं? टोटल 18 हैं। 18 के साथ साथ यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम चला रखा है। यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व मतलब हम कैसे बायोस्फीयर रिजर्व का संरक्षण इत्यादि कर सकते हैं, उसलिए मैब प्रोग्राम इसको कहते हैं। इसके तहत भारत के 18 में से कुल 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो कभी स्टेटमेंट में अगर आपसे सवाल पूछ ले कि मैब प्रोग्राम के अंतर्गत यूनेस्को के भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो आप याद रखोगे 12 हैं। टोटल 18 हैं। वहां अगर तुम हुच्चू हुच्चू करके आए तब समझ लेना फिर कि तुम्हारा चाय में डुबो के तुम्हें निपटाया जाएगा। देखो, सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी है। ठीक, सबसे पहला कौन सा है? नीलगिरी है। इनके सन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, पूछे भी जाएंगे तो किसी पे होगा नहीं, घबराना नहीं है। नीलगिरी कहां है? पहला है, सबसे पहले पहला है। नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ता है, मानस असम में पड़ता है, मन्नार की खाड़ी आपका इधर कर्नाटक तमिलनाडु में पड़ेगा, ग्रेट निकोबार है, नोकरेक है अंडमान निकोबार में पड़ेगा, सुंदरवन है पश्चिम बंगाल, सिमलीपाल ओडिशा, डिब्रू सिकोबा असम। डिब्रू सिकोबा क्या है? सबसे छोटा है। दिहांग देवांग, पंचमणी, अगस्त्यमलाई, अचन कमार, अमरकंटक, कंचनजंगा, कच्छकरन। कच्छकरन जो है वो सबसे बड़ा है। कच्छकरन सबसे बड़ा है। तो ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो ज्योग्राफी में मैंने आपको पढ़ाया, इनके स्टेट्स वगैरह पूछेगा। ज्योग्राफी की जो पुरानी मैराथन है उनको आप देख लो, है ना। यहां मैं वो चीजें कराने की कोशिश कर रहा हूं जो मैंने अब तक नहीं कराई है आपको, जिनसे लाभ मिल सकता है, तो इनको ध्यान रखना। कच्छकरन सबसे बड़ा है, नीलगिरी सबसे पहला है। 2 फैक्ट यहां से आप ध्यान रखोगे। फिर अगार यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत शामिल कौन कौन से? नीलगिरी है, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, नोकरेक, ये सब इसमें शामिल हैं। खैर, अब हम आ जाते हैं भारत में जो टाइगर रिजर्व हैं। अब प्रोजेक्ट टाइगर कब आया है, क्या भूलोगे क्या? टाइगर और 73 सेम साउंडिंग है सर, 1973 में आया है। अब ऐसा याद करा दिया बिना भूलने का, मैं रिवीजन भी ना करूं तब भी ना भूलना। चलो, भारत में टाइगर रिजर्व की सूची। अब अलग अलग राज्य में अलग अलग टाइगर रिजर्व है, यहां से सवाल पूछा जाता है। झारखंड, पलामू। तो पलामू मतलब झाड़, कोई आदमी ऐसा होता है झाड़ फूक वाला हो या जो कोई झाड़ डालने वाला हो, जबरदस्ती तुम्हारी जान से चिपकने वाला हो, तो मुझसे क्या कर लेते हो? पलामू, पीछे को मुंह कर लेते हो, बोले इसके कोई चक्कर ना है। तो पलामू कहां? झारखंड में है। उत्तर प्रदेश के याद करो टाइगर स्फीयर, दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर, अमनगढ़, ये सब कहां है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में आप निवास कर रहे हो, आपको पता ही होगा। दुधवा के बारे में हम वैसे भी याद करते हैं, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, लखीमपुर खीरी में पड़ता है। तो दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर, अमनगढ़, ये चारों। ओडिशा में क्या है? ओडिशा में सिमलीपाल, सिमलीपाल और सतकोसिया। तो सिमलीपाल कई चीजें हैं, तो सिम लेके उड़ गया कोई, है ना, ऐसे ध्यान रखना। ओडिशा। फिर असम में क्या है? मानस है, कांजीरंगा है, नामेरी है। मानस और कांजीरंगा को तुम याद रखोगे असम के लिए, है ना। तो असम गए, कांजी मानस ऐसे याद रख लेना। कांजी भाई थे ना अपने, कांजी भाई मानस असम को चले गए। ठीक है। तमिलनाडु में इसके नाम ही ऐसे, मधुमलाई, सत्यमंगलम, कल्लड़, कोलक्थम, अन्नामलाई, श्रीविल्लुपुर। इसमें से अगर तुम उत्तर प्रदेश और झारखंड और एक आध और स्टेट भी बताऊंगा, उनके याद कर ले तो मैचिंग में सवाल आता है, आराम से आप सही करके इसमें ले जाते हो। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है, आपको पता है, बुक्सा है। बिहार में जो एकमात्र टाइगर रिजर्व है, एकमात्र, वो है
वाल्मीकि, वाल्मीकि। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये पश्चिमी चंपारण जिले में पड़ता है, जो यूपी से सटा हुआ है। मिजोरम में दफा, कोई तुम्हें जोर जबरदस्ती करे, मिजोरम, कोई तुम्हें जोर करेगा तो तुम क्या कहोगे, भाई दफा होले, कूट दूंगा। तो मिजोरम कोई दफा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। राजस्थान रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी, ये सब राजस्थान में है। राजस्थान के भी आपको याद रहने चाहिए। तो राजस्थान रणथंबोर सा एकदम राणा वाणा वाला नाम लग रहा है, सरिस्का है, मुकुंदरा हिल्स है, रामगढ़ विषधारी है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में क्या है, इंद्रावती, उदंती सीता नदी, अचन कमार अमरकंटक। तो ये सब कहां पड़ते हैं, छत्तीसगढ़ में। अचन कमार अमरकंटक इसका पूरा नाम है। तो अमरकंटक तो तुम्हें पता है छत्तीसगढ़ में पड़ता है। एक इंद्रावती याद रख लेना और एक उदंती याद रख लेना। इंद्रावती याद रखना बेसिकली, तो इंद्रावती कहां, छत्तीसगढ़। अरुणाचल प्रदेश, नामदफा, पक्के, कमलांग, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुण तुम्हारा जो दोस्त है उसके नाम से तुम क्या करते हो, दफा हो जा भाई, नाम दफा, अरुण नाम दफा, पक्का कमलांग, पक्का जो है कमलांग है, नाम दफा। केरल में पेरियार और पेराकुलम्बम, ये तुम्हें याद ही है। तेलंगाना में क्या है, कावल और अमराबाद, कावल और अमराबाद, इसको याद रखना भाई तेलंगाना वाले को। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्रीशैलम है ना, जो श्रीशैलम के जंगल जो पुष्पा भाऊ वाले मूवी में दिखाए हैं वही। मध्य प्रदेश के एक जरूर याद रखना, मध्य प्रदेश का जरूर याद रखना, कौन सा, कान्हा। अभी शायद बीपीएससी में पूछा गया था, कान्हा वाला बीपीएससी ने पूछा था कहां है, सिंपल सवाल था। तो मध्य प्रदेश के याद रखना, मैचिंग में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु, ये 4 स्टेट फेमस हैं, मतलब फेवरेट हैं, इन्हीं के घुमा फिरा के पूछ लेता है। तो इन चारों के ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में कौन है, पन्ना, पन्ना, कान्हा, तो कान्हा जी सबके बीच में रहते थे, मध्य में रहते थे, तो कान्हा जी। पन्ना कहां होगा, किताब के बीच में होगा, मध्य में होगा। पेच, अगर तुम्हें कोई लकड़ी ठोकनी है, पेच कहां लगाते हो, सर बीच में लगाते हैं, मध्य में। बांधवगढ़, बांधना होता है कुछ, तब भी कहां से बांधते हो, मध्य से बांधते हैं सर, बीच से बांधते हैं। सतपुड़ा पर्वत है तो आपको वैसे ही पता है, और संजय धुबरी। तो बताओ मध्य प्रदेश के याद हो गए। पन्ना होगा बीच में, मतलब बीच जब कह रहा हूं तो मध्य में। पेच लगाओगे तो मध्य में। कान्हा जी गोपियों के मध्य में रहते थे। बांधव किसी को बांधोगे तब भी कहां से बांधोगे, मध्य से। सर कतई आनंद सहारा, बिल्कुल बस चाय सी ले आऊं, एक मजा आ जाएगा, चाय पीते पीते देखूंगा आपकी वीडियो। महाराष्ट्र, मेलाघाट, तदोरा अंधेरी, पेंच। अब देखो पेंच जो है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में पड़ता है। मध्य प्रदेश पहले दिया हो तो आप मध्य प्रदेश लगाओगे, उसके बाद महाराष्ट्र। दोनों दिए हो तो दोनों को लगाओगे। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र दोनों में पड़ता है। कर्नाटक, भाई नाटक अगर तू करेगा तो क्या करूंगा, कर्नाटक के भी खूब पूछे जाते हैं। कर्नाटक, उत्तराखंड, तुम सारे ना करो, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इनके याद कर लेना, बस काम चल जाएगा। कर्नाटक में क्या है, ज्यादा नाटक करेगा तो क्या करूंगा, बांदीपुर, तुझे बांध के रखूंगा। हाथ पैर बहुत फेंकता भाई, नाटक मत किया कर, बांध दूंगा। भद्रा, तेरी भद्रा उतार दूंगा। दांडेली, अंशी है ना, अंशी, तो कोई अंशी या अंशिका नाम की लड़की है, उससे कह रहे हो तुम नाटक मत किया कर, अंशी नाटक मत किया कर। क्यों, या आंटी से कह रहे हो, अंशी को याद कर लो, आंटी, आंटी से कह रहे हो नाटक मत किया कर आंटी। कर्नाटक, तुझे बांध के रख दूंगा, है ना, बांध के रख दूंगा। भद्रासी उतार दूंगा। नागर होल, पूरे नगर में होल है इस बात का कि तू शैतान है। बिलगिरी रंगनाथ मंदिर, ये भी है। तो कर्नाटक के बांदीपुर, भद्रा, नागर होल खूब पूछे जाते हैं। अंशी खूब पूछा जाता है। उत्तराखंड में कौन कौन से हैं, तो जिम कार्बेट तुम्हें पता है सबको, और राजा जी, ये वाला राजा जी नहीं है जो तुम समझ रहे हो, है ना, ये राजा जी टाइगर रिजर्व है, ठीक है। वो भोजपुरी में 3 बार बोलो राजा राजा राजा, वो वाला राजा नहीं है ये राजा जी उद्यान है। चलो आगे चलते हैं भाई, अपन को तो खत्म करना है, ठीक है। चलो अब अपन आते हैं हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो जलवायु परिवर्तित होगी, मौसम गरम गरम सा लगेगा, गरम गरम सा लगेगा, नुकसान हो जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, न जाने क्या क्या हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बना देती हैं। तो होता क्या है, जैसे जो तुम्हारी पृथ्वी गर्म हो रही है ना, मान लो वायुमंडल ना होता, सर ऐसे कैसे ना होता, हम तो जी ना पाते, अरे सुन ले, मान लो वायुमंडल ना होता, तब क्या होता, तो वायुमंडल ना होता तो सर
जो सूरज आ रहा ना सीधी सनलाइट मारे धोरे आती, और शाम को जैसे ही सूरज चला जाता सनलाइट सारी वापस हो लेती, तो सनलाइट रात में एकदम कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ती। लेकिन जो ये वायुमंडल है ना, दैट इज लाइक कंबल। तो जब तुम कंबल में घुस के अंदर सो जाते हो तो कंबल गर्म हो जाता है। कहां से? तुम्हारे शरीर से जो ऊष्मा निकल रही है उससे। तो ऐसे ही पृथ्वी जो गर्म हुई सूर्य तप से, पृथ्वी ने जो दीर्घ तरंगीय विकिरण छोड़ना शुरू किया उससे वो वातावरण गर्म हो जाता है। अब अगर कंबल मोटा हो जाए तो मामला ज्यादा गर्म हो जाएगा, फिर तुम्हें टांग बाहर निकालनी पड़ेगी। यहां टांग निकालने का ऑप्शन ही नहीं है। तो कंबल जब ज्यादा मोटा हो गया, गैसों की सांद्रता बढ़ गई, तो क्या होगा? गर्मी बढ़ जाएगी, जिससे ग्लेशियर पिघल जाएंगे, जीव जंतु परेशान हो जाएंगे, और अंततः हम तुम भी टाटा बाय बाय निपट जाएंगे। चलो, वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करता है। जोसेफ फोरियर 1824 में ग्रीन हाउस या हरित गैसों की संकल्पना दी थी। जोसेफ फोरियर, है ना? तो उन्होंने क्या कहा? बोले फोरियर 4 गुना हो जाता है, गैस जब बढ़ जाती है ना तो ग्रीन हाउस इफेक्ट 4 गुना हो जाता है। जोसेफ फोरियर, जो गैसें बढ़ गई भाई 4 गुना हो जाएगा। जोसेफ फोरियर नाम याद रह जाएगा। यस सर। आगे चलते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवरक्त विकिरण को अवशोषित, है ना, अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार CO2 के उत्सर्जन से सर्वाधिक योगदान देने वाले देशों में चाइना पहले नंबर पे है, यूएसए दूसरे नंबर पे है, भारत तीसरे नंबर पे है, ये सब हैं। भूटान जो है वो कार्बन नेगेटिव देश है ना? कार्बन, जितना वो कार्बन छोड़ता है उतना उसने वनस्पति इत्यादि लगा लिए, उतना वो सिंक कर लेता है। तो भूटान एक कार्बन नेगेटिव देश है। यस सर। तो इतनी बात समझ में आ गई? जी सर। सबसे ज्यादा नुकसानदायक जो ग्रीन हाउस गैस है अगर वो कोई है तो वो हो तुम ना, वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। चलो, कौन कौन सी प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपने सुना होगा, पहले फ्रिज की गैस में भरी जाती थी, अब ना भरी जाती। फ्रिज की गैस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जलवाष्प जो है वो भी ग्रीन हाउस गैस है, याद रखना भाई, जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस है। CO2 तो है ही, मीथेन भी है। मीथेन के स्रोत आपसे पूछे जाते हैं, धान का खेत, गैया चुग गई मामे से जो खुशबू आएगी, मीथेन का सोर्स। तो ये याद रखना। ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है, O3, और नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। इसमें SO2 नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, ये बात ध्यान रखना। नाइट्रस ऑक्साइड है और ओजोन का ध्यान रखना वो है। ठीक, चलो अब हम देखते हैं कि ये जो भूमंडलीय उष्णता हो जाएगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण टेम्परेचर में चेंज होगा और पूरी पृथ्वी गर्म ही गर्म, गर्म ही गर्म, गर्म ही गर्म। तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? सब निपटेंगे। देखो, सबको निपटाते हैं। तो भूमंडलीय उष्णता का प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या होगा? भाई ग्रीन हाउस गैस बढ़ेंगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, भूमंडलीय उष्णता हिंदी में बोलते हैं वो बढ़ेगी, तो क्या होगा? पॉजिटिव इंपैक्ट भी होंगे कुछ। यस सर। क्या होगा? बादलों में वृद्धि होगी। भाई जब बाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा, तो पानी भाप बन के ज्यादा उड़ेगा। पानी कहां जाएगा? भाप बन के सर हमारे घर पे ना, बादलों में जाएगा, बादल गड़गड़ गड़गड़ करके वर्षा करेंगे, तो बादलों में वृद्धि होगी। पौधों द्वारा जल के उपयोग क्षमता में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हो रही है ज्यादा टेंपरेचर में और तेजी से होगी, पौधे और तेजी से ग्रो करेंगे और अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण होगा। अब सकारात्मक तो यही 2-3 बातें हैं, है ना? ये तो वाला हो गया घर का शैतान लड़का, इसमें 1-2 अच्छाइयां हैं, है ना? लेकिन बुराइयां क्या क्या हैं? तो नकारात्मकता क्या क्या है? फसल की उत्पादकता में लॉन्ग टर्म में कमी आ जाएगी, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी में कमी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होंगे, ज्यादा ताप होते ही वो निकल लेंगे, तो निपट गए। मौसमी दशाएं परिवर्तित होंगी, बाढ़ आएगी। भाई बादल ज्यादा हो रहे, बारिश ज्यादा होगी तो बाढ़ तो आएगी। कहीं कहीं सूखा भी पड़ेगा, एकदम बाढ़ आ जाएगी, एकदम सूखा पड़ेगा। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी, तटीय प्रदेश डूबने शुरू हो जाएंगे, ग्लेशियर पिघलने शुरू हो जाएंगे, तापमान में वृद्धि हो जाएगी, पौधों के रोगों में वृद्धि हो जाएगी। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में अनेक देश काफी तट समुद्र में समाहित हो जाएंगे, समय से पूर्व आमों पर बोर आ जाएंगे। मतलब कुल मिलाके जितना नेगेटिव हो सकता है वो सब इस ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा होगा। तो मास्टर सवाल कैसे करना है ये बताओ, कहानी मत पढ़ो। तो सवाल में ग्लोबल वार्मिंग के नेगेटिव इंपैक्ट जितने दिए हों ऑल आर करेक्ट। मैक्सिमम नेगेटिव काम ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सर हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी क्या? वो भी हो सके भाई। ठीक है, तो ये क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के नेगेटिव इंपैक्ट हैं। ठीक है, चलो बाकी तुम इतने देर से देख रहे हो फिर भी तुमने लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया, चैनल तुम्हें सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो, हैं? मैं देखता हूं उसमें तो मोर देन 60% लोग सब्सक्राइबर्स हैं, 40% लोग जिन्होंने अनसब्सक्राइब नहीं किया। ऐसी मजा ले रहे हैं फ्री में, है? मतलब सब्सक्राइब कर लो, पैसा थोड़ी जाता है ना? खैर चलो,
कमेंट वमेंट कर दिया करो, थोड़ा आनंद सा आता रहता है, लगता है कि हाँ चलो तुम 2-3 घंटा अपना गला खराब कर रहे हो तो ये बालक तुम्हारे अपने हैं, कम से कम कुछ लाभ कर रहे हैं। बालक मतलब भाई बहन के लिए बोल रहा हूं जो मेरे हम उम्र है। खैर, अम्लीय वर्षा कराने वाली गैसें, तो याद रखना SO2 ग्रीन हाउस गैस ना थी। अब अम्लीय वर्षा कौन कराएगी? कार्बन डाइऑक्साइड भी कराएगी। तुम्हें लगेगा सर जी ये तो मैंने पढ़ी ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी अम्ल बनाता है। कराएगी। SO2 तो कराएगी, NOx तो कराएंगे, N2O भी कराएगी, नाइट्रस ऑक्साइड भी कराएगी और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कराएंगी। मतलब N2O हो चाहे NOx हो या NO2 NO3 हो, ये भी कराएंगे, है ना। और CO2 भी कराएगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी कराएगी और SO2 तो कराती ही है। अम्लीय वर्षा के प्रभाव, मतलब अम्लीय वर्षा क्या है? गैस उड़ी, हवा में घुली, हवा में घुली, पानी ऊपर से पड़ा, गैस उस पानी के संग निपट के नीचे आ गई। अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का रंग फीका हो गया है। तो प्रभाव क्या क्या होगा? त्वचा का फफोले पड़ जाएंगे। त्वचा आपने देखा होगा पहली बारिश में नहा लो सब ऐसी तैसी हो जाती है त्वचा की, इसीलिए घर वाले बड़े बूढ़े मना करते थे पहली बारिश में नहाना नहीं चाहिए, है ना। ताजमहल के रंग में परिवर्तन हो जाएगा, जलीय जीव जंतुओं को नुकसान हो जाएगा, सब निपटेंगे। ठीक, चलो अब कुछ स्थानों पर हमें कृत्रिम वर्षा की आवश्यकता होती है जहां वर्षा ना हो रही है लेकिन अपन को वर्षा करानी है। तो वर्षा हो ना रही, अपन को वर्षा करानी है, तो मतलब कृत्रिम वर्षा की आवश्यकता पड़ेगी। और कृत्रिम वर्षा की आवश्यकता पड़ेगी तो क्या होगा? फिर हम कुछ एलिमेंट के जरिए, कुछ चीजों के जरिए कृत्रिम वर्षा कराएंगे। किन के जरिए करा सकते हैं? तो 2 चीजें होती हैं, दैट इज सिल्वर आयोडाइड, एक होता है सिल्वर आयोडाइड, है ना, गर्म वर्षीय बादल, और शुष्क बर्फ या ठोस CO2 द्वारा क्या करते हैं? शीत वर्षीय बादल। मतलब जो ठंडे बादल और गर्म बादल वाला कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा घुस के अगर डीप सवाल पूछेगा तो पूछेगा गर्म वर्षा वाले बादल किससे होंगे? तो सिल्वर आयोडाइड से, है ना, चांदी का आयोडाइड होगा, सिल्वर आयोडाइड याद रखोगे। अब बात करते हैं ओजोन क्षरण की। सर ओजोन ना रुक रही, रोज क्षरण हो रही है, हम पे तो रुकी ना, हमने बहुत कोशिश करी, ओजोन दीदी रुक जाओ, गैस थोड़ी रुक जा, ना रुकी सर। अच्छा चलो तो अपन देखते हैं। ये सब कहानी इसलिए बताता हूं, तुम पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो, मुझे ही पता है, मेरे मास्टर भी बोर करते थे, मैं तो सो जाता था क्लास में, मास्टर जगाते थे, है ना। चलो खैर, ओजोन लेयर क्या है? ओजोन परत क्या है? ओजोन बेसिकली O2 ऑक्सीजन से ही बनती है। ऑक्सीजन के परमाणु आपस में टूट जाते हैं, फिर एक जुड़े हुए से जुड़ जाता है। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल के अंतर्गत, समताप मंडल के भी निचले वाले 5 लेयर हैं वायुमंडल की, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। तो जो ट्रोपोस्ट्रेटोस्फीयर है, समताप मंडल है, उसके निचले वाले भाग में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक, ये भी आपसे पूछा जाता है। ओजोन गैस एक मेखला है, मतलब एक श्रेणी है जो सूर्य के द्वारा उत्सर्जित होने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणें जो हैं, यूवी रेस जो हैं, उनसे रक्षा का कार्य करती है। हानिकारक यूवी रेस से हमें बचाती है। फिर ओजोन एक प्राकृतिक गैस है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? O3। ओजोन का अधिकांश भाग 90% भाग कहां है? समताप मंडल में है, जबकि निचली परत में 15 से 30 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। सवाल आपसे पूछा जाता है क्षोभ मंडल में ओजोन का शेष भाग 10%, तो क्या क्षोभ मंडल में भी थोड़ा बहुत ओजोन पाया जावे? जी सर। क्यों? क्योंकि जैसे ही क्षोभ मंडल खत्म हो रहा है, समताप मंडल शुरू हो रहा है, वही कौन है? वही ओजोन बहन बैठी है अपनी। तो ओजोन बहन है, तो ओजोन मैक्सिमम समताप में, थोड़ी बहुत आपकी क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल का ओजोन वायु को प्रदूषित करता है और स्मॉग के निर्माण में मदद करता है। तो कोई आपसे पूछ ले कि ओजोन केवल समताप मंडल में पाई जाती है, गलत। ओजोन केवल क्षोभ मंडल में पाई जाती है तो हो ही ना सकता, असंभव। ठीक, चलो, इसलिए क्षोभ मंडल की ओजोन हानिकारक होती है। याद रखना, क्षोभ मंडल में जो ओजोन है वो एज ए प्रदूषक काम करती है। तो देख लो, हर आदमी की सही जगह है ना। जिसको जहां तुमने ना बैठाला वो अगर दूसरी जगह चला गया, वहां सब नुकसान करना शुरू कर देगा। वायुमंडलीय ओजोन का मापन डाप्सन स्पेक्ट्रोमीटर में होता है, जिसे डाप्सन यूनिट में व्यक्त किया जाता है। यह भी सवाल पूछा जाता है। एक डाप्सन यूनिट में ओजोन की मोटाई 0.01 मिलीमीटर के बराबर होती है। ठीक, चलो फिर बात आ जाते हैं ओजोन परत के क्षरण के प्रभाव। जी, ओजोन परत निवट लेगी तो क्या होगा? 3 टाइप की यूवी रेज आपको सामान्यतः आती हैं। परावैंगनी किरणों से रक्षा कर रही थी,
या अविरक्त किरण 3 UVA, UVB, UVC। UVA फॉर अच्छा, तो UVA जो होती है वो अच्छी होती है। UVB, B फॉर बुरा, तो UVB जो होती है बुरी होती है। सर यही होता है क्या? ना, याद करने के लिए बता रहा हूं। UVA इज बेनिफिशियरी फॉर योर हेल्थ। UVB मतलब बुरी, मतलब खतरनाक है। ये क्या होती है? अत्यंत घातक, सनबर्न होती है, मोतियाबिंद कर देंगी, त्वचा का कैंसर कर देंगी, जेनेटिक चेंज कर देंगी, आनुवंशिक दोष उत्पन्न कर देंगी। ओजोन परत सूर्य की उच्च आवृत्ति से परावैंगनी प्रकाश के 93 से 99% मात्रा को अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी के जीवन के लिए हानिकारक है। तो ओजोन का विघटन कौन कौन करेगा? ओजोन का विघटन कौन कौन करेगा? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन करेगा, HCFC करेंगे, हेलोजन करेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड, यहां याद रखना नाइट्रस है सिर्फ, नाइट्रस ऑक्साइड करेगा N2O, ट्राइक्लोरोएथरीन और हेलोन वगैरह ये सब करेंगे। ओजोन क्षरण हेतु जिम्मेदार पदार्थों में सबसे प्रमुख क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और पीछे भी अपन देख के आए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसके लिए भी था? ग्रीन हाउस गैस भी था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, चलो। CFC का निर्माण क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से होता है। इसका व्यापारिक नाम फ्रेऑन है। CFC को क्या कहते हैं? फ्रेऑन कहते हैं। CFC का मुख्य उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन में प्रशीतक, ठंडक के रूप में किया जाता है, आग बुझाने के रूप में किया जाता है। तो ओजोन की जितनी कहानी थी, जितनी जन्म कुंडली थी, वो ये है। सवाल बनेगा तो यहीं से आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक, चलो। ओजोन परत के संरक्षण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? कैसे जो ओजोन परत है जो हमारे लिए लाभकारी है उसको हम संरक्षित कर सकते हैं? तो टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक GW केंट मूर के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ताओं ने 2005 में तिब्बत के पठार के ऊपर ओजोन होल का पता लगाया था। ओजोन परत के क्षरण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसको याद रखोगे, 16 सितंबर 1987 1987 को अपनाया हुआ है, जो 1989 से प्रभावी है। 3 सवाल यहां से बनते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो इसको याद कैसे करोगे? ओ मान जा, है ना, आप किसी से कहते हो ना ओ मान जा, मतलब ओजोन और मान से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब? 1989 में अप्लाई हुआ, इंप्लीमेंटेशन में आया, 1987 में हुआ। 16 सितंबर, इसीलिए 16 सितंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। कई बार यह सवाल पूछा गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के तहत विकसित देशों ने वर्ष 2000 तक CFC के उपयोग और उत्पादन पर पूरी तरह से प्रतिबंधित करने को कहा। रवांडा के किगाली में 2016 में 197 देशों ने HFC श्रेणी के ग्रीन हाउस गैसों को भी कम करने के लिए ऐतिहासिक समझौता किया। वर्ष 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग 0.5 डिग्री सेल्सियस तक कमी करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलो फिर अब अपन आ जाते हैं एनवायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। SDG लक्ष्य आपसे पेपर में पूछे जाते ही हैं, है ना। SDG लक्ष्य से एक सवाल पेपर में पूछा ही जाएगा, तो उनको भी अपन याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब सतत विकास है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या? आप इस प्रकार से संसाधनों का प्रयोग कीजिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो संरक्षित सुरक्षित रहें। ठीक है, तो एनवायरमेंट, पर्यावरण, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है। बचपन में भी परिभाषा पढ़ते थे, परि प्लस आवरण, ऐसा आवरण जो अपन को चारों ओर से घेरे हुए है, पर्यावरण है। सामूहिक रूप से क्या कहलाता है? पर्यावरण। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986। सारे याद कराए हैं पेपर में, अगर तुम गलत करके आए तो समझ लेना बस। ठीक है, के अनुसार, क्योंकि एक सवाल आएगा ही, के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ से घिरे हुए भौतिक जैविक दशाओं और उनके साथ अंतःक्रिया को संबंधित है। पर्यावरण के संगठक क्या क्या है? भौतिक और जैविक। अजैविक क्या है? स्थलीय वायु है। जैविक क्या है? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सांस्कृतिक, मानव निर्मित गतिविधियां जो हैं वो सांस्कृतिक पर्यावरण के अंग हैं। तो कभी कभी इस प्रकार से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। फिर वायुमंडल, पर्यावरण क्या है? बेसिकली वायुमंडल है, जलमंडल है, जीव मंडल है, स्थल मंडल है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो बनता है जीव मंडल। और फाइनली इस पूरे का कॉम्बाइन क्या है? वो एनवायरमेंट है। फॉर एग्जांपल वायुमंडल में क्या होगा? लेयर्स होती हैं वायु की, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, बहिर्मंडल है। उसी प्रकार जल मंडल में क्या होगा? जिन चीजों में जल होगा, हिमनद है, झील है, नदी है, सागर है, ये सब क्या है? जलमंडल के पार्ट है। उसी तरीके से जीव मंडल में क्या होगा? पौधे होंगे, जंतु होंगे, स्थल मंडल में ये सब चीजें होंगी। तो इस प्रकार एनवायरनमेंट को एक चित्रात्मक प्रस्तुति के माध्यम से आपको बताया गया है। अब धारणीय विकास क्या सतत विकास है क्या? आपसे कई बार तो सवाल ये पूछा गया सतत विकास क्या है?
तो आपको समझ में आ रहा है, इस प्रकार से 2 बार, मैं समझ रहा हूं पिछले 5 सालों में 2 या 3 बार सतत विकास पूछ लिया है, और पिछले 5 साल में 3 बार एसडीजी लक्ष्य से सवाल आया है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सतत विकास क्या है कि हम संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करें कि भविष्य के लिए भी संसाधन बचे रह जाएं, ठीक है। धारणीय विकास वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की भी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है कि फ्यूचर में क्या नीड पड़ सकती है, उस हिसाब से हम उतनी ही चीज यूज करें। धारणीय विकास की अवधारणा 1987 वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में प्रस्तुत की थी। कब? 1987 आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 ने इसे समर्थन प्रदान किया। एजेंडा 21 था, जैसे एसडीजीज है वैसे ही एजेंडा 21 था। तो ये 1987 आवर कॉमन फ्यूचर, इस रिपोर्ट को आप ध्यान रखोगे। एजेंडा 21 क्या है? जैविक विविधता का संरक्षण करना, पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाना, सबको खाद्य स्वच्छ जल मिले, ये सब उसके एजेंडा 21 के टारगेट्स थे। तो एजेंडा 21 पूछे आपसे कब? 1992, 21 और उधर 1992 है ना, पृथ्वी सम्मेलन जिसको रियो डी जेनेरियो में हुआ था। धारणीय विकास के सतत विकास की जो संकल्पना है उसका प्रतिपादन सर्वप्रथम ब्रेटलैंड 1987, ये जो 1987 है यही ब्रेटलैंड रिपोर्ट यहां आई थी। आपसे पूछा जाता है ब्रेटलैंड रिपोर्ट का नाम क्या था, तो दैट इज आवर कॉमन फ्यूचर। 1987 पहली बार धारणीय विकास का या सतत विकास का कॉन्सेप्ट आया। किसके थ्रू आया? ब्रेटलैंड रिपोर्ट के तहत। उसका शीर्षक क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। इतनी बात याद रखोगे। और एजेंडा 21 पूछे तो 21 और 92 ऐसे याद रखना, वो 1992 की जो रियो डी जेनेरियो का पृथ्वी सम्मेलन था उसमें आया। याद रहेगी बात। कंफ्यूजिंग फैक्ट है, फिर बता रहा हूं। ब्रेटलैंड सम्मेलन 1987 आवर कॉमन फ्यूचर के तहत आया सतत विकास की अवधारणा, और एजेंडा 21 पूछे तो 1992 रियो डी जेनेरियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र ने 17 विकास लक्ष्यों को निर्धारण किया है जिन्हें 2030 तक हमें प्राप्त करना है। जो 17 आपके एसडीजीज हैं, 17 एसडीजीज हैं उनको। यदि आप यूपीपीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, संभवतः वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो कर ही रहे होंगे, अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का प्रीलिम्स इस बार क्वालिफाई हो, फिर मेंस में हम लोग साथ मिलें। यदि किसी कारणवश आपका प्रीलिम्स नहीं होता है या आप अभी तैयारी के प्राथमिक फेज में हैं, तो आप डिकोड एग्जाम के इस यूपीपीसीएस फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, जो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों चीजों को कवर करता है, जहां आपको सारे लेक्चर्स के पीडीएफ्स सब कुछ पहले से आपको मेंटेन करके दिया जाता है। आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है। ना सिर्फ लेक्चर और पीडीएफ दिए जाते हैं, बल्कि हम 6 से 8 महीने का आपको एक प्लान भी देते हैं कि आप इस प्लान को फॉलो कीजिए, क्लासेस कीजिए और अपने को तैयार कीजिए। 8 महीने अगर आप हमारे प्लान को फॉलो करते हैं तो पूरी तरह से आप चीजों को कंठस्थ कर लेंगे, अपने प्लान को पूरा कर लेंगे, चीजों को 1-2 बार पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद फिर रिवीजन मूड में आइए, आपको प्रीलिम्स के सवाल, मेंस के सवाल, वो भी हम सब इस प्रोग्राम के अंतर्गत आपको कराएंगे। साथ ही साथ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, सब कुछ इस प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। जो विद्यार्थी इस प्रोग्राम से इंटरव्यू तक जाएंगे उनको फी रिफंड का भी ऑफर है, यदि वो चाहें तो अपनी फीस रिफंड ले सकेंगे, है ना। बाकी सीसेट के लिए इसमें अलग से प्रोग्राम है, आप क्वेश्चन लिखते हैं, किसी अध्यापक से बात करना चाहते हैं, उस प्रकार की समस्त सुविधाएं आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी, इस प्रोग्राम के अंतर्गत मिलेंगी। दैट इज यूपीपीसीएस फाउंडेशन बैच। और मेरे द्वारा इसमें भूगोल विषय पूरा पढ़ाया गया है। तो यदि आप इसके संबंध में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। इस नंबर पे फोन कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कैसे भी करके यहां बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो पूछा गया है सबसे ज्यादा बार सवाल, दैट इज एसडीजी लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य। इनसे पेपर में सवाल पूछा ही जाता है। पिछले 5 साल में से 4 साल सवाल पूछा गया है किसी ना किसी एसडीजी से। तो अपन याद करते हैं। एसडीजी 1 क्या है? गरीबी उन्मूलन। एसडीजी 1 है ना, गरीबी नहीं होगी। तो गरीबी नहीं होगी 1 नंबर, मतलब सबको क्या करूं, 1-1 रुपया में कुछ सामान देना शुरू कर दूं, गरीबी खत्म। यस सर, मतलब सबसे पहले नंबर पे हमें क्या काम करना है, तुम्हें भी क्या काम करना है, सबसे पहले नंबर पे गरीबी को खत्म करना है। जब गरीबी नहीं होगी तो क्या भुखमरी होगी क्या? तो जब गरीबी ना होगी तो भुखमरी, 2 नंबर की भुखमरी अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। और जब भुखमरी समाप्त होगी तो क्या सबका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा? जी सर। और जब सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा मतलब सबसे पहले तुमने गरीबी खत्म कर दी, और गरीबी खत्म होने के साथ भुखमरी ऑटोमेटिक ही खत्म हो गई, और ऑटोमेटिक भुखमरी खत्म हो गई मतलब सबका स्वास्थ्य बढ़िया हो गया। अब गरीबी ना है, भुखमरी ना है, सबका बार बार रिपीटेशन
इसलिए कर रहा हूं, याद हो, गरीबी ना है, भुखमरी खत्म हो गई, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो गया, तो लोग शिक्षा की तरफ जाएंगे, लोग सोचेंगे कि एजुकेशन हम अच्छी करें, अपनी शिक्षा करें। ये कहानी 4-5 बार मेरे साथ दोहरा लेना तो तुम्हें आराम से चीजें याद हो जाएंगी, है ना। अपनी बढ़िया शिक्षा करने की सोचेंगे, और शिक्षा जब बढ़िया हो जाएगी, जब आदमी एजुकेट हो जाता है तो लैंगिक समानता की बात करता है, मतलब 5 उंगलियां समान। एसडीजी 5 क्या है? सब समान, मतलब स्त्री पुरुष समानता, लैंगिक समानता की वो बात करेगा। रिवाइज करो, एसडीजी 17 अभी अपन याद कर लेंगे सारे। सबसे पहले अपन को गरीबी मिटानी है, प्राइमरी टारगेट गरीबी। जब गरीबी ना रहेगी तो भुखमरी ना रहेगी, जब भुखमरी ना रहेगी तो आदमी बीमार नहीं होगा, मतलब स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, और जब ये तीनों काम हो जाएंगे तो फिर वो एजुकेशन की तरफ जाएगा कि अब मैं शिक्षा लेता हूं, और एजुकेशन ले लेगा तो फिर वो स्त्री पुरुष में भेद करना समाप्त कर देगा। 1 से 5 याद हो गए। चलो 6 नंबर पे आते हैं, स्वच्छ जल। तो 6 और स्वच्छ का छा थोड़ा जोर से पढ़ो, क्लीन वाटर, स्वच्छ जल 6 है ना। तो 6 क्या है? 6 नंबर का जो टारगेट है वो स्वच्छ जल है ना। जो हम जैसे जिन एरिया में आते हैं वहां 6 बजे टंकी आती थी, पानी की टंकी, तो जल मुझे ऐसे ही याद है, स्वच्छ जल 6 बजे आता था, तो 6 याद रखोगे। फिर स्वच्छ जल जब हो गया, आपको जल लिया, तो आपको अब एनर्जी की भी जरूरत होगी, या ऐसे ध्यान रखना, जल पीते ही आपके पास किफायती है, पैसा नहीं देना पड़ता है और ऊर्जा आ जाती है। आती नहीं है, जल में कोई एनर्जी नहीं होती है, लेकिन पानी पी के ऐसा लगे ना थोड़ा, अब आया थोड़ा आनंद सा, तो जल क्या होगा? किफायती ऊर्जा आ जाएगी आपके पास, किफायती और स्वच्छ ऊर्जा आ जाएगी। ठीक, जब तुमने प्यास लग रही थी तुम्हें, स्वच्छ मतलब 6 स्वच्छ जल की बात थी, ऊर्जा आ गई, अब जल पी लिया, ऊर्जा आ गई, 7 नंबर पे ऊर्जा आ गई, तो तुम्हारा काम करने का मन करेगा, गरिमापूर्ण कार्य और आर्थिक समृद्धि, मतलब अब तुम वृद्धि भी करोगे, गरिमापूर्ण कार्य करोगे, वृद्धि भी करोगे। और 9 क्या है? 9 से नवाचार, 9 से नवाचार, किसका नवाचार? उद्योगों में नवाचार, 9 से नवाचार किसका? उद्योगों का नवाचार। और 10, अब बस, अब असमानता नहीं होगी, 10 का मतलब बस, अब असमानता नहीं होगी। याद करो, 10 लक्ष्य मास्टर फिर रिवाइज करा रहा है। सबसे प्राइमरी काम, गरीबी हटाओगे, गरीबी हटाओगे तो दूसरे नंबर पे भुखमरी अपने आप समाप्त हो जाएगी। तुम्हें कोई भी ट्रिक्स याद हो रखे रहना, इनको भी साथ में ले जाना। गरीबी हटाओगे, भुखमरी अपने आप समाप्त हो जाएगी, जब भुखमरी समाप्त हो जाएगी तो स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा तो अब एजुकेशन की तरफ जाओगे कि चलो अब पढ़ लेते हैं, और पढ़ लोगे तो तुम स्त्री पुरुष में भेद करना समाप्त कर दोगे, बंद कर दोगे। यहां तक 1 से 5 हो गए। 6 बजे टंकी में पानी आता था मास सबके यहां, हमने याद करा है, और पानी का 6 भी नहीं करना चाहिए, खराब भी नहीं करना चाहिए। 6 नंबर पे पानी, जब पानी तुम पी लोगे तो 7 नंबर पे तुम्हें किफायती ऊर्जा मिल जाएगी, और जब किफायती ऊर्जा मिल जाएगी तो तुम्हें काम करने का मन करेगा, है ना, काम की दशाएं उत्पन्न होंगी और तुम्हारी आर्थिक समृद्धि होगी। कितना? 8 नंबर। और नो फॉर नवाचार, नो फॉर नवाचार किसका? उद्योगों में नवाचार, इंडस्ट्री में नवाचार। और 10, अब बस, अब कोई असमानता नहीं होगी। 10 तक याद हो गए? यस सर। आ जाओ 11 पे, तो 1 और 1 11, संधारणीय शहर की बात हो रही है। कैसे याद करोगे? संधारणीय अगर शहर होंगे, संधारणीय अगर शहर होंगे तो क्या ये 1 और 1 11 वाली बात ना हो गई? भाई शहर तो है ही है, शहर तो है ही है, ऊपर से संधारणीय, शहर तो है ही है, ऊपर से संधारणीय, मतलब 1 और 1 11 वाली बात हो गई। 12, जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग और उत्पादन, 12 है ना। तो इसको कैसे याद करोगे? 1 2, तो उत्पादन, तो 1 नंबर पे उत्पादक होते हैं, दूसरे नंबर पे उपभोक्ता होते हैं, लेकिन यहां उत्पादन की बात है ना, उपभोग और उत्पादन। तो 12 इसको अभी अपन देखते हैं। 13 पे क्या करूंगा? जलवायु कार्रवाई करूंगा। 13 पे क्यों? तुम यूज जलवायु का गड़बड़ कर रहे हो, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हो, तो जलवायु कार्रवाई किस पे होगी? 13 पे होगी। किस पे होगी? 13 पे होगी। फिर जलवायु कार्रवाई हो जाएगी तो जलीय जीवन अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। बताओ, जलवायु जो खराब कर रहे हैं अगर उन पे कार्रवाई हो जाए तो जलीय जीवन सुरक्षित हो जाएगा। यस सर। जब जलीय जीवन सुरक्षित हो जाएगा तो अब स्थल का नंबर आएगा, स्थलीय जीवन भी सुरक्षित हो जाएगा। याद हो गई? फिर जब जलीय जीवन, स्थलीय जीवन सुरक्षित हो जाएगा तो शांति क्या अपने आप नहीं हो जाएगी? शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थाएं, तो क्या अपने आप शांति नहीं आ जाएगी? यस। और जब अपने आप शांति आ जाएगी तो विश्व का कल्याण हो ही जाएगा। लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सब मिलकर साझेदारी कर ही लेंगे, लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सब मिलकर साझेदारी कर ही लेंगे। तो एसडीजी 17 है, दोबारा आपको रिवाइज करा रहा हूं, 1 नंबर बहुत स्पीड में कर रहा हूं।
इससे ज्यादा समय देना यहां उचित नहीं है, इसलिए रिकॉल करना, जिसको ना याद हुआ हो इसको 2-3 बार देख लेना इतने हिस्से को। नंबर 1 गरीबी खत्म करोगे, नंबर 2 गरीबी खत्म होगी तो भुखमरी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, उसके बाद स्वास्थ्य सबका अच्छा हो जाएगा, फिर सब एजुकेशन की तरफ जाना शुरू कर देंगे और एजुकेशन ले लेंगे तो स्त्री पुरुष में भेद करना बंद कर देंगे। ठीक, छठे नंबर पे आ जाओ, 6 बजे पानी की टंकी आती थी, 6 नंबर स्वच्छ जल, और स्वच्छ जल आ जाएगा तो तुम में एनर्जी आ जाएगी, और एनर्जी आ जाएगी तो काम करना शुरू कर दोगे। क्या है, गरिमापूर्ण कार्य और काम करोगे तो आर्थिक समृद्धि हो जाएगी। 8 नंबर, और 9 फॉर नवाचार, 9 नंबर पे नवाचार। 10 बस अब असमानता हम नहीं सहेंगे, असमानताओं में कमी करना। 11 एक पे 11, एक तो शहर ऊपर से संधारणीय शहरों की कोशिश। 12वें नंबर पे उद्योग और उत्पादकता बढ़ाना, जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग और उत्पादन, कंजम्पशन याद रखो। 12 नंबर पे क्या है, कंजम्पशन। 13 पे क्या करूंगा, जलवायु कार्रवाई करूंगा, मास्टर ने बताया। जब जलवायु कार्रवाई हो जाएगी तो 14 नंबर पे पहले जलीय जीव सुरक्षित हो जाएंगे, जब जलीय सुरक्षित हो जाएंगे तो 15 नंबर पे स्थलीय सुरक्षित हो जाएंगे, और जब स्थलीय जीव सुरक्षित हो जाएंगे तो 16 नंबर पे पूरे विश्व में शांति आ जाएगी। शांति और न्याय को सुदृढ़ करना, और जब ये सब हो जाएगा तो सब मिलके, जब इतना अच्छा हो जाएगा तो 17 नंबर पे सब मिलके एसडीजी लक्ष्य को प्राप्त करने की साझेदारी करेंगे, कोशिश करेंगे। बताओ सारे एसडीजी याद हो गए ना? चलो तो लाइक बटन तो दबा दो, फिर हो गए तो चलो आगे चलते हैं। अब अपन आ जाते हैं प्रदूषण पे। ठीक, देखो भाई, पर्यावरणीय प्रदूषण क्या होता है, जो भी पर्यावरण नॉर्मल है उस नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाए, पर्यावरण प्रदूषण हो गया। देखो, प्रदूषण भूमि, वायु, जल और भौतिक, रासायनिक के अलावा जैविक अभिलक्षणों, अनापेक्षित परिवर्तन का फलस्वरूप होता है। वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है, चलो प्रदूषण के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। तो भौतिक गुणों के आधार पर प्रदूषण होगा तो क्या होगा, गैस बढ़ जाएंगी, गैसीय प्रदूषण, धूल बढ़ जाएगी, धूल प्रदूषण, ताप प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रदूषण। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर या तो प्राकृतिक प्रदूषण होगा, ज्वालामुखी वगैरह फूट जाए, चाहे मार धुआं हो जाएगा, प्रदूषण हो जाएगा। मानव से कैसे हो जाएगा, तुमने कोई गैस छोड़ दी, हो गया धुआं, है ना। पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर तो जैव निम्नीकरक प्रदूषण, मतलब ऐसा प्रदूषण जो समाप्त हो सके, घर का कचरा है, सीवेज है, मलमूत्र है, ये सब लॉन्ग टर्म में डिकम्पोज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कचरा जो डिकम्पोज ना हो। अजैव निम्नीकृत, है ना, जैव अनिम्नीकृत। तो जैव निम्नीकरण तो ये हो गया, और जैव निम्नीकरण रहित या जैव अनिम्नीकरण अगर कहे तो क्या होगा, प्लास्टिक, डीडीटी, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड, ये सब। पर्यावरणीय भाग के आधार पर तो जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, भूमि प्रदूषण होगा, ये सब हो सकते हैं। फिर अब अपन देखते हैं प्राथमिक प्रदूषक और सेकेंडरी प्रदूषक जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इनसे भी सवाल कभी कभी बन जाता है। ये प्रदूषक प्राकृतिक अथवा मानवीय क्रियाकलापों के साथ सीधे वायु में निष्कासित हो जाते हैं, सीधे वायुमंडल में मिलेंगे ही। ठीक, चलो जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड क्या वायुमंडल में सीधे मिलती है, हाँ। नाइट्रिक ऑक्साइड NO वायुमंडल में सीधे मिलेगी, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड सीधे मिलेगी, NH3 अमोनिया मिलेगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, पार्टिकुलेट मैटर मिलेंगे, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगी, है ना। ये क्या है, प्राइमरी प्रदूषक है। द्वितीय प्रदूषक क्या होंगे, जो वायुमंडल में किसी और चीज से मिलके बने, फॉर एग्जांपल O3 ओजोन है। सेकेंडरी प्रदूषक है, क्यों, ऑक्सीजन टूटी, ऑक्सीजन से जुड़ी तब ओजोन बनी। HNO3 H2O और HNO नाइट्रोजन और उससे मिलके बना, है ना। तो इस प्रकार से इनका निर्माण विद्युत चुंबकीय विकिरण के प्रभाव के अधीन प्राथमिक प्रदूषक तथा सामान्य वायुमंडलीय के बीच रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। तो कभी अगर तुमसे सवाल पूछे तो तुम देखना क्या ये चीज हमने अलग से सुनी है, इससे छोटा क्या कुछ होता है, उस हिसाब से देख लेना। ठीक है, अब इनमें क्या क्या होगा, ओजोन होगा, नाइट्रिक अम्ल होगा HNO3, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड होगी, नॉट डाई, दैट इज TiSO3, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, सल्फ्यूरिक H2SO4, है ना। चलो वायु प्रदूषण क्या होता है, तो वायु में जो चीजें हैं, जब मानवीय अथवा प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों का निश्चित अनुपात अवांछनीय मतलब जबरिया चेंज हो जाता है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। क्या क्या हो सकता है वायु प्रदूषण में, PM में आपने एक सुना होगा, PM10 और PM2.5, ये क्या है, पार्टिकुलेट मैटर, 10 माइक्रोन से बड़े आकार वाले कणों को शुद्ध कणिकीय पदार्थ अथवा धूल की संज्ञा दी जाती है, लेकिन 10 माइक्रोन से छोटे जो होते हैं,
10 माइक्रोन से छोटे जो होते हैं वो पीएम पार्टिकुलेट मैटर उनको बोलते हैं। 10 माइक्रोन तक का है तो पीएम 10 है, 2.5 तक का है तो पीएम 2.5 है। इसकी भी सांद्रता वायुमंडल में लिमिटेड होनी चाहिए। कितनी हो सकती है, क्योंकि ये वायुमंडल में घूमते ही रहते हैं, धूल तो बैठ जाती है, ये बैठते नहीं है। ठीक है, चलो ऐसे ही फ्लाई ऐश नाम का एक चीज है, वो क्या है? फ्लाई ऐश ऐसे सूक्ष्म पाउडर होते हैं जो वायु के साथ काफी दूर तक यात्रा करते हैं। इनका उत्सर्जन मुख्यतः कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से होता है। कोयले के साथ जो काला काला धुआं आपने उड़ते देखा होगा, दैट इज फ्लाई ऐश। इसमें क्या क्या होता है? सीसा होगा, कोबाल्ट होगा, आर्सेनिक होगा, कॉपर जैसे नुकसानदेह पदार्थ होते हैं। श्वसन तंत्र संबंधी रोग होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बाधित करते हैं। क्यों? क्योंकि एक लेयर सी बना लेंगे, है ना, फोटोसिंथेसिस को डिस्टर्ब करेंगे, सांस के साथ अंदर जाएंगे, फेफड़ों में जमा हो जाएंगे तो फेफड़ों की बीमारी हो जाएगी। तो आपने देखा होगा इंडस्ट्रियल एरिया जो होते हैं वो प्राय मुख्य बस्ती, मुख्य शहरों से दूर बनाए जाते हैं। वो बात दूसरी है कि लोग वहां आके खुद ही बस जाएं, लेकिन प्राय वो दूर बनाए जाते हैं ताकि उद्योगों के जो भी प्रदूषक निकले उससे आम जनमानस को कोई विशेष नुकसान ना हो। फिर एक होता है एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, निलंबित कणकीय पदार्थ। इसका आकार 0.1 माइक्रोन से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। 10 माइक्रोमीटर से छोटे आकार के कण PM10 कहलाते हैं और 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे वाले PM 2.5 कहलाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा PM का जो कार्यक्रम चलता रहता है वो है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है ना। CO भी क्या है? 50% भाग का प्रतिनिधित्व करती है प्रदूषकों में। इसे दम घोटू गैस कहते हैं। तो दम घोटू गैस कहे तो किसको कहते हैं? CO को। मीथेन क्या है? धान का खेत, कोयले की खदान, घरेलू पशु वातावरण से मीथेन उत्सर्जन होती है और यह भी प्रदूषण का स्रोत है। बेंजीन क्या है? तो बेंजीन से क्या होता है? रक्त कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है और यह भी एक प्रदूषक है। आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से किस प्रदूषक से ब्लड कैंसर होता है, तो आप ध्यान रखोगे भेंजी से होता है ना। भेंजी जो होती हैं ब्लड कैंसर करा सकती हैं। कैडमियम से क्या होता है? कैडमियम भी प्रदूषक है कि कण श्वसन विष की तरह काम करते हैं, हमारे सांस नली के साथ अंदर चले जाते हैं और कैडमियम से टाई रोग हो जाता है ना। हृदय संबंधी रोग उत्पन्न होता है और ब्लड प्रेशर, रक्तदाब जो आपका है वो बढ़ जाता है। तो कैडमियम से कई बार रोग पूछा जाता है। बायोलॉजी का फेमस वो है कि किससे कौन सा रोग होता है। इस प्रकार राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, नेशनल NCAP है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ऐसे करके कुछ है। खैर AQI, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 2015 से। तो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक आपसे पूछा जा सकता है कब से जारी किया जाता है? 2015 से। इसके तहत AQI के तहत 8 प्रदूषक, एक बड़ा शानदार सवाल AQI से बनेगा, है ना। कितने प्रदूषक हैं? 8 हैं। कौन कौन है? PM10 है, 2.5 है, NO2 है, O3 है, CO है, SO2 है, NS3 है, PB है। याद रखना इसमें CH4 नहीं है। इन 8 प्रदूषकों में अमोनिया नहीं है, ये बात ध्यान रखना, है ना। ना CO2 है ना अमोनिया है प्रदूषकों में, ये बात दिमाग में रखना। फिर AQI 6 श्रेणियों में बांटा गया है। अच्छा है, AQI 0 से 50 तो ग्रीन कलर होगा, संतोषजनक है तो हल्का हरा, गुलाबी, पीला, लाल, गहरा लाल। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, यूपीएससी के मैटर का क्वेश्चन है और क्योंकि करंट अफेयर्स में होगा तब पूछा जाएंगे, लेकिन आप मोटा मोटा ध्यान रखना राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता प्रोग्राम कब से शुरू किया गया है? 2015 से। फिर यदि आप तैयारी कर रहे हैं लगातार, आपका आरओ प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है, आप पीसीएस का मेंस देने का अभी पीसीएस प्रीलिम्स देने का सोच रहे हैं, उसके बाद आपने सोचा है कि आरओ मेंस के लिए भी लगना है, क्योंकि आरओ मेंस भी जनवरी लास्ट या संभवतः फरवरी, है ना, वहां होगा। तो आपके लिए एक बहुत शानदार, बहुत अच्छा अवसर है कि आप डिकोड एग्जाम के साथ जुड़ सकते हैं मेंस के लिए, है ना, आरओ मेंस के लिए। आरओ मेंस में हमारा पहले से ही प्रतिष्ठित कार्यक्रम है, मटेरियल हम इतना शानदार प्रोवाइड करते हैं, है ना। अब तो बुक भी उस मटेरियल फॉर्म की आती है, मार्केट में आपको उपलब्ध है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उस बुक को अवश्य ले लीजिए। बैच से ना भी जुड़े तब भी उस बुक को अवश्य ले लीजिए, और बैच से जुड़ते हैं तो एक और 11 सोने पे सुहागा वाली बात है। डेली आपको प्रैक्टिस के पहले से सिस्टम मिलते हैं कि आपको आज इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है, इन चीजों को याद करना है, इन चीजों को लिखना है, उनका टेस्ट होता है। तो यदि आप ये सब करते हैं तो निश्चित रूप से आप उसका लाभ उठा सकेंगे। तो एक बहुत शानदार कोर्स है आरओ मेंस के लिए। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी हैं, है ना, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट तो हैं ही हैं, एज वेल एज
वीडियो लेक्चर्स भी हैं, तो आप शानदार तरीके से इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए अपन आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये क्या क्या है, इनसे सवाल बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जल की गुणवत्ता को कम, जल प्रदूषण, जल की गुणवत्ता को कम करने वाले तत्वों को जल प्रदूषक कहते हैं। कौन कौन से करते हैं, किस किस से क्या क्या रोग होता है, सवाल बनता है। सामान्य रूप से जल की गुणवत्ता का निर्धारण जैव ऑक्सीजन बीओडी के द्वारा होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा होता है जल की गुणवत्ता, ठीक है। रासायनिक सीओडी मांग, घुली ऑक्सीजन डीओ, है ना, इन सब के द्वारा होता है। रासायनिक ऑक्सीजन मांग सीओडी, घुली ऑक्सीजन डिसॉल्व ऑक्सीजन, और पीएच मान के आधार पर किया जाता है। जैविक ऑक्सीजन मांग बायोलॉजिकल बीओडी जिसको बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, परीक्षण जल में उपस्थित जैव ऑक्सीकरणीय कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का आकलन करता है। पीने के स्वच्छ पानी के लिए बीओडी की मात्रा 1 ppm से कम होनी चाहिए। सामान्यतया नदियों में बीओडी का जल स्तर 40 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। मतलब उसमें ऑक्सीजन की डिमांड कितनी है भाई, ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी तो वो जल प्रदूषित होगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया है, अपनी ऑक्सीजन को अन्य चीजों को देना शुरू कर दिया है। जल प्रदूषण के कारण हैजा, तपेदिक, पीलिया, अतिसार, मियादी बुखार, पैराटाइफाइड, पेचिस, ये सब रोग हो जाते हैं। एस्बेस्टस के रेखों से युक्त जल के सेवन से एस्बेस्टेसियस फेफड़ों का एक रोग है, वो हो जाता है। पारा युक्त जल के पीने से मिनी माता रोग हो जाता है। पारा युक्त जल से मिनी माता रोग कई बार पूछा गया है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। नाइट्रेट है, ये याद रखना, ब्लू बेबी, तो बेबी में ऊपर बा आ रहा है तो नाइट्रेट में भी ऊपर टापे मात्रा आ रही है, ऐसे ध्यान रखना। ब्लू बेबी है ना, बेबी बे पे मात्रा है, वैसे ही टे पे मात्रा है, तो बेटे है ना, बेटे, बेटे याद रखना। चलो खैर कोई बात नहीं, क्योंकि नाइट्रेट और नाइट्राइट ऑप्शन में दिया रहता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो नाइट्रेट की कमी से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, खूब पूछा गया है। कैडमियम की कमी से भी पीछे पड़ के आए थे, टाई रोग हो जाता है। आर्सेनिक की कमी से क्या हो जाता है, ब्लैकफुट रोग हो जाता है। तो सैनिक, आर्सेनिक, तो सैनिक दुश्मन वालों को क्या कहते हैं, माई फुट, है ना, तो ब्लैकफुट, आर्सेनिक माई फुट किसके, विदेशी सैनिकों के लिए कहते हैं ना। तो चलो, तो सैनिक, आर्सेनिक की कमी से क्या हो जाता है, ब्लैकफुट रोग हो जाता है। सीसा युक्त जल के से एनीमिया हो जाता है, सिर दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। नॉकनी सिंड्रोम जो है वो फ्लोराइड से होता है, फ्लोराइड, नॉक नी सिंड्रोम। तो कैसे याद रखोगे, फ्लोराइड मतलब फ्लो में चल रहा है सब, आप मने कर रहे हो नॉक नी, कुछ नहीं चल रहा भाई। तो नॉक नी मतलब कुछ नहीं चल रहा, क्यों, फ्लो में, फ्लोराइड की कमी से नॉकनी सिंड्रोम हो जाता है। इतनी बात याद रखना। यहां से एक सवाल इतना जितना कराया है, एक सवाल पेपर में मिलने की पूरी संभावना है, इतनी ही बात से। फिर ध्वनि प्रदूषण है ना, जो ध्वनि साउंड जो प्रदूषण है वो क्या होता है, तो ध्वनि की मात्रा में कमती बढ़ती आ जाना साउंड पॉल्यूशन है। देखो, उच्च तीव्रता वाली ध्वनि अर्थात अवांछित शोर के कारण उत्पन्न अशांति और बेचैनी की दशा ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई मापी किसमें करते हैं, डेसिबल में। ओजोन किसमें नाप रहे थे, डॉप्सन में। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, ध्वनि डेसिबल और ओजोन डॉप्सन। ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में हरे पौधों को अधिक रोपित किया जाता है, क्योंकि उनमें ध्वनि को अवशोषित करने की क्षमता होती है। अब देखो क्या है, 20 डेसिबल जो है पत्तियों की सरसराहट है, 30 डेसिबल फुसफुसाहट है। यह भी सवाल एक बार पूछे गए, लेकिन मैचिंग में पूछा जाएगा। 40 डेसिबल शांत कमरे की ध्वनि। सामान्य बातचीत 60 की जो है सामान्य बातचीत, तो हम 60 गांठ करते हैं, सामान्य बातचीत में ही तो 60 गांठ होती है। तुम मुझे वहां मिल जाना, मैं तुम्हें वहां मिल जाऊंगा, है ना, या मिल जाऊंगी, तो 60 गांठ हो गई। कितने पे हो गई, 60 पे। 60 डेसिबल पे सामान्य बातचीत है। फिर 80-85 ट्रक और बसों की आवाज, 120 जेट इंजन, 150 जेट प्लेन इंजन, 180 रॉकेट इंजन। आपको सामान्यतया जो देगा वो फिर आप कॉमन सेंस से मैच कर लोगे कि भाई ज्यादा शोर कहां होगा, उससे कम शोर कहां होगा। तो ये बात ध्यान रखना, इस प्रकार का सवाल एक बार मैचिंग में पूछा गया है, वो कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं प्रमुख स्वैच्छिक पर्यावरण और मानवाधिकार संगठन कब कब बने हैं, है ना। जैसे यूएनईपी है तो 1972 में बना है, इसका मुख्यालय कहां है, नैरोबी केन्या में है। रेड क्रॉस जो है उसका मुख्यालय जेनेवा, वहां नहीं जाना है, क्यों, क्योंकि वहां लाल निशान है क्रॉस का। ठीक है, जेनेवा, रेड क्रॉस जेनेवा, मुख्यालय याद रहेगा, यस सर। ग्रीन पीस
ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है, आप सभी को पता है, लंदन में है, नीदरलैंड में, सबको याद होता है वैसे। ग्रीन पीस है ना, एकदम शांति है, हरा हरा वातावरण है, एम्स्टर्डम। ठीक है, चलो मैं यहीं स्टे करूंगा, एम्स्टर्डम मैं यहीं स्टे करूंगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये कैम्ब्रिज इंग्लैंड में है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। WWF वर्ल्ड वाइड फंड तो कैम्ब्रिज है ना, फंड ब्रिज ऐसे याद कर लेना। ह्यूमन IPCC याद रखोगे 1988, इसका ईयर भी पूछा जाता है, कैसे याद रखोगे? IPCC, जैसे इसमें लास्ट में 2 CC है ना, वैसे यहां लास्ट में 2 8 है, सेम कहानी चल रही है। IPCC 8, जिनेवा में इसका मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड। ट्रैफिक 1976 में बना है, ये बेसिकली जो सीमा पारीय जैव विविधता का इधर उधर की जाती है उसके लिए है ना। तो बोले अगर तुम सीमा पार से कुछ भी काम करोगे भाई 76 लगवा दूंगा, 1976। ठीक है, ट्रैफिक इसका मुख्यालय भी कैम्ब्रिज में है। बेटलैंड इंटरनेशनल आर्द्र भूमियों के संरक्षण से बात है 1996 में। फेस फ्रेंड्स ऑफ अर्थ 1969। IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर 1948 में बनी है, सबसे पुरानी है IUCN, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो UNEP 1972। रेड क्रॉस, इसका मुख्यालय अपन ने देखा रेड क्रॉस लगा हुआ है, तो जेनेवा वहां नहीं जाना है, और पुरानी 1863 में बनी है रेड क्रॉस। ग्रीन पीस इंटरनेशनल है तो एम्स्टर्डम है 1971। फिर WWF है 1988 में। WWF और IPCC, यहां भी 2 WW है इसलिए यह भी 1988 है। IPCC में भी 2 CC है इसलिए 1988 है, याद रखना इनको। कैम्ब्रिज, IPCC, जेनेवा। ट्रैफिक 1976 में, और ट्रैफिक करोगे तो 76 लगवा देंगे, कैम्ब्रिज। बेटलैंड इंटरनेशनल 1996, IUCN और पुराना 1948। तो इस प्रकार से प्रमुख पर्यावरण संगठन और उनके हमने ईयर देखे। अब कुछ पर्यावरणीय सम्मेलन अपन देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय सम्मेलन देख लेते हैं, और अंतिम स्लाइड है इसके बाद एनवायरमेंट इकोलॉजी, द एंड। ठीक है, चलो स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ, स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में हुआ, 1972 में हुआ। इसी के द्वारा पहली बार पर्यावरण पे सोचना समझना शुरू किया गया। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना हुई। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की भी घोषणा हुई। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP की स्थापना कब हो रही है? 1972 में हो रही है। स्टॉकहोम सम्मेलन इसको बोलते हैं स्वीडन में। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ है कब? मैंने याद कराया था, ओ मांजा, मतलब ओजोन से रिलेटेड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1987 में हो रहा है। 1987 ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौता। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। इस स्लाइड से मतलब ये इतना हाई यील्ड मटेरियल है ना, अगर आपने और कक्षाएं नहीं देखी है ना, देख लो, लाभ मिलेगा। 11 तारीख का पूरा दिन दोबारा रिवीजन के लिए रख लेना, गारंटी दे रहा हूं पेपर में जाओगे ना तो तुम्हें खुद महसूस होगा कि हां मास्टर ने कितना हाई यील्ड मटेरियल आपको पढ़ाया था। रियो सम्मेलन, या जिसको पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं, बार बार चीख के बता रहा था, 1992, और इसमें एजेंडा 20 बनाया, 21 92 ऐसे याद कराया मास्टर ने। और UNFCCC की स्थापना हुई, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कंजर्वेशन फॉर क्लाइमेट चेंज ऐसे करके था। ठीक है, फिर क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पृथ्वी +5 सम्मेलन। क्योटो में क्या आएगा? इसमें आएगा ग्रीन हाउस गैस वाला आइटम, ग्रीन हाउस गैस की कटौती। क्योटो मतलब कटौती करो, मतलब किसमें? क्योटो कटौती करो किसमें? ग्रीन हाउस गैस में, और 1999 के स्तर से कम करना है। जोहान्सबर्ग सम्मेलन है, रियो 10 सम्मेलन और पृथ्वी 10 सम्मेलन। रियो 10 की बात कब है? रियो डी जेनेरियो मतलब रियो 10 या पृथ्वी 10 इसको बोलते हैं। 1992 के बाद 2002 में हुआ। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहा गया। गरीबी उन्मूलन की बात इसमें कही गई और सतत विकास पर बल दिया गया। तो गरीबी उन्मूलन की बात अगर आएगी तो 2 रुपए में गरीबी हटा दूंगा, बोले गरीबी उन्मूलन 2002 है ना। पृथ्वी +10 या जोहान्सबर्ग सम्मेलन, जोहान्सबर्ग सम्मेलन। और सतत विकास की धारणा कब आई थी? 1987 ब्रटलैंड रिपोर्ट, आवर कॉमन फ्यूचर, ये बात हमने याद करी है। कानकुन सम्मेलन क्या है? कानकुन सम्मेलन है हरित जलवायु कोष, GCF, आपसे कई बार लिखा होता है शॉर्ट फॉर्म में, ग्रीन क्लाइमेट फंड, GCF, कितने का? $100 अरब का। 2010 में कानकुन, बोले ज्यादा मत प्रदूषण करो, ऐसा कानून बना दूंगा कि तुम्हें ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाना पड़ जाएगा, GCF बनाना पड़ जाएगा। GCF से भी सवाल आपसे पूछा जाता है। रियो 20 सम्मेलन या पृथ्वी 20 सम्मेलन 2012 में दोबारा रियो डी जेनेरियो में हुआ है। द फ्यूचर बी वांट इसका टाइटल था, इसमें मसौदा प्रस्तुत किया गया। द फ्यूचर बी वांट, जीरो हंगर चैलेंज को इसमें वो किया गया। और
₹2 में गरीबी पहले ही उन्मूलन कर रहे थे। जोहान्सबर्ग में गरीबी उन्मूलन का टारगेट रखा गया और द फ्यूचर बी बांट जो 2012 में जो है संकल्पना आई, जो किसमें थी, रियो +20 सम्मेलन में। जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन नीदरलैंड में 2021 में हुआ। अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर के लिए, है ना, नवीन अम्ब्रेला निधि की स्थापना की गई, तो इसको ध्यान रखोगे। प्लस जो SDG 17 है वो 2015 से अप्रूव हुआ है, COP 21 से अप्रूव हुआ है, उसको COP 15 से अप्रूव हुआ है, उसको भी आप ध्यान रखोगे। तो इस प्रकार इन्वायरमेंट इकोलॉजी विद इन 1.5 घंटा जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते थे, जहां से सवाल बनने की प्रबल संभावना है, वो मैंने आपको कवर कर दिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बता देना। बाकी आप मुझसे कुछ भी चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत करा सकते हो। इस वीडियो को जिसको भी इन्वायरमेंट का थोड़ा सा डर हो, हवा सा हो, आप आराम से इस वीडियो को शेयर करो कि 1.5 घंटे की मास्टर की, 1.5 घंटा भी मुझे लगता हुआ नहीं होगा, 1.5 घंटे की वीडियो है, आराम से 2x स्पीड पे 40-45 मिनट में पूरा इन्वायरमेंट खत्म और 10 क्वेश्चन, 10 तो नहीं आते हैं, 7-8 क्वेश्चन आएंगे, 5 करने की स्थिति में आप होगे। इतने ही आपको करते आने चाहिए। बिंदास तरीके से हमने इन्वायरमेंट का रिवीजन किया, बढ़िया तरीके से किया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्त, सखा, मित्र मंडली, सखा सहेलियों में साझा कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।